फूड डिलीवरी रूट पर काम करते वक्त मैंने एक बुजुर्ग को गिरते देखा तो उठाया, लेकिन उन्होंने इसका बदला कुछ अजीब तरीके से चुकाया। अपनी बदसूरत ग्रैंडडॉटर से मेरी शादी करवा दी, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस में जल्दबाजी में हुई उस शादी के बाद उनकी ग्रैंडडॉटर कभी सामने आई ही नहीं। बुजुर्ग ने मुझे डिलीवरी करते देखकर तरस खाया और एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिलवा दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस कंपनी की स्टनिंग बॉस ही मेरी वाइफ निकलेगी। उस वक्त जे मीनू हाल ही में अब्रॉड से लौटी थी और गार्ड्स में से अपना एस्कॉर्ट चुनने का प्लान था। एक के बाद एक लंबे चौड़े मस्कुलर गार्ड्स ने चेस्ट फुलाकर गहरी नजरों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अफसोस बॉस यांग का माथा पूरे वक्त तना रहा। बस एक नाम सुनकर वो जरा रुकी। 1 साल पहले उन्होंने एक डिलीवरी मैन से मजबूरी से शादी की थी। धुंधला सा याद था कि उसका नाम क्या था, लेकिन इंप्रेशन इतना हेजी था कि चेहरा तक याद नहीं आ रहा था। मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा था, एकदम सही मिलिट्री बेरिंग के साथ, नजर साफ और आवाज कॉन्फिडेंट। मैंने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम इनू है, 5 साल सर्विस, रिटायर्ड स्काउट, रीजनल स्किल्स कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस। चाइना में ऊपर से नीचे तक सबको मिलिट्री पर एक नेचुरल ट्रस्ट होता है। जान मीनू भी इसका एक्सेप्शन नहीं थी। मेरे नाम पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर ऐसे नाम कई होते हैं। उन्होंने नजर हटाई और बगल में खड़ी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, इनके लिए डेस्क लगाओ, सैलरी एम्प्लॉय लेवल पर एडजस्ट करो। सेक्रेटरी ने टाइट स्कर्ट में ये सुनते ही बाकी गार्ड्स को जाने को कहा, सिर्फ मुझे छोड़कर। फिर उसने मेरी डेस्क जे मीनू के ऑफिस के सामने लगाई और बड़े कर्टिसी के साथ राइट हैंड आगे बढ़ाया। मेरा नाम सुमेन है, आज से हम कॉलीग्स हैं। मैं चीफ यान का काम असिस्ट करूंगी और आप उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेक्रेटरी से ब्रीफ हैंडशेक के बाद मैं नीचे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आ गया। कॉलीग्स ने देखा तो एस लेवल ट्रीटमेंट, बेस सैलरी अकेला 50,000 और ऊपर से हर रोज ब्यूटीफुल बॉस के साथ खाना पीना। पूरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दांत पीसने की आवाजें आने लगी। हैंडओवर फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं ऊपर असिस्टेंट के ऑफिस में वापस आया। टेबल पर मैनेजर की बनाई हुई कॉफी रखी थी। कॉफी पीकर हम निकले। बॉस जान को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करने जाना था। कुछ ही मिनट्स में जे मीनू ऑफिस से निकली। उनके सॉफ्ट स्ट्रेट बाल पीछे बंधे थे, स्लिंडर व्हाइट नेक दिख रही थी, लुक एकदम एलिगेंट और रिफाइंड था। मैनेजर ने मुझे आंखों से इशारा किया। हम दोनों तुरंत उठे और जान मीनू के पीछे एलिवेटर की तरफ चल दिए। रास्ते में मैंने आंखें और कान दोनों खुले रखे। ड्राइविंग स्मूथ और स्टेडी। जे मीनू की नेटवर्थ 10 ऑफ बिलियंस थी, लेकिन सिर्फ उनका चेहरा ही काफी था किंगडम्स हिलाने के लिए, और ऐसे में बहुत सारे ग्रीड भरे लोग थे। ये मेरा पहला दिन था बॉस की प्रोटेक्शन में, कोई मिस्टेक नहीं करनी थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते ही मैंने तुरंत कार का डोर नहीं खोला। पहले क्विकली उतरकर सिक्योरिटी चेक किया और तब जाकर पीछे का डोर खोला। जान मीनू और साइट मैनेजर प्रोजेक्ट के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, हर बात पॉइंट पर, बेहद प्रोफेशनल। उनकी असिस्टेंट नोटबुक लेकर तेजी से नोट्स ले रही थी और मैं उनके 2 मीटर पीछे खड़ा था, बॉडी थोड़ी टेंस, जैसे कोई लेपर्ड जंप के लिए रेडी हो। 1 घंटे बाद इंस्पेक्शन खत्म हुई। वापस आते वक्त जान मीनू का पर्सनल फोन बजा। जब उन्होंने आंसर किया तो आवाज बहुत सॉफ्ट थी, ऑफिस वाले कोल्ड टोन से बिल्कुल अलग। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आवाज थी, मीनू 1 साल अब्रॉड रही और हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं, वो क्या सोचेगा? हमारे घर में शादी होने के बाद डिवोर्स नहीं होता। आज रात जाओ, हस्बैंड को ढूंढो और इस बेकार बुढ़े के साथ डिनर करवाओ। जान मीनू एक पल चुप रही, फिर थोड़ी मजबूरी से एग्री कर लिया। फोन रखने से पहले ग्रैंडफादर ने स्पेशली वार्न किया कि जब मिलो तो थोड़ा जेंटल रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बर्फ जैसी ठंडी मत बनना। जे मीनू ने फोन रखा और मन थोड़ा अनसेटल था। ऐसा एक्सट्रीम ग्रैंडफादर उनके नसीब में ही था। शायद वो असली ग्रैंडसन थे और ये बस कोई स्ट्रे। कभी बॉयफ्रेंड था नहीं तो इस मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थी। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी सुएन से एडवाइस मांगी। सुएन ने उनकी लॉन्ग स्ट्रेट लेग्स देखी और सजेस्ट किया, बॉस जान, वो लॉन्ग लेग्स और ब्लैक आउटफिट, फेमिनिन फील गारंटीड। जे मीनू ने हल्के से हाथ हिलाया, थोड़े स्ट्रेंट टोन में बोली, ठीक है। फिर उनकी नजर ड्राइविंग में फोकस्ड मुझ पर गई। आज रात ओवर टाइम है, तुम ड्राइव करोगे? मैं जान मीनू का सिक्योरिटी असिस्टेंट था तो जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखकर पूछा, बॉस यान, आज रात कहाँ जाना है? जे मीनू ने फोन देखा। ग्रैंडफादर ने उस हस बैंड के रेंटल का एड्रेस भेज दिया था, अर्बन विलेज, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये सुनते ही मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। बॉस को वहाँ जाना था। मुझे अर्बन विलेज की गलियां अच्छी तरह पता है, उलझी हुई गलियां, हर तरफ से कनेक्टेड, और वहाँ के लोग एक डाइवर्स और डेंजरस मिक्स। जे मीनू जैसी रिच और ब्यूटीफुल वुमन के लिए वहाँ जाना ऑब्वियस रिस्क था। जे मीनू ने सिर हिलाया। मेरा सीरियस टोन सुनकर वो इमीडिएटली समझ गई कि ये डेंजरस जगह है और उस हस्बैंड के लिए उनकी फीलिंग्स इतनी नहीं थी कि रिस्क जस्टिफाई हो। मैंने सजेस्ट किया कि जान मीनू उन्हें कोर्ट कर सकती हैं। मैनेजर ने भी अग्री किया कि मिस यान की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ड्राइविंग पर फोकस था, इसलिए जान मीनू और ग्रैंडफादर की बातचीत ठीक से नहीं सुनी थी, और बॉडीगार्ड होने के नाते मेरा काम ईव्सड्रॉप करना नहीं था। जे मीनू ने आंखें बंद की, ठीक है, बाद में बात करेंगे, कंपनी में अभी बहुत काम था। वापस आकर जान मीनू ने जल्दी से वर्किंग लंच खाई और फौरन सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग बुला ली। मैं एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा और इस वंडरफुल बॉस की मेहनत को जेन्युइनली एडमायर कर रहा था। शाम होने पर जब एम्प्लॉइज एक एक करके जाने लगे तो मेरी नर्व्स थोड़ी काम हुई।
मैनेजर ने मुझे इशारा किया कि मिस जान आज रात हस्बैंड से मिलने जाने वाली हैं, इससे उस सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं। फिर थोड़ी थकी हुई जे मिनू बाहर आई और मुझसे कहा कि 7:40 पर उनकी गेटेड कम्युनिटी के एंट्रेंस पर कार लेकर आ जाऊं। उन्हें एलिवेटर में जाते देखकर मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टाउन की तरफ निकल गया। फोन बेड पर छोड़कर शॉवर लेने गया तो वापस आने पर वाइब्रेट कर रहा था। अननोन नंबर था, मैरियट होटल का कॉल। मेरे रूममेट ने चिल्लाकर कहा, बॉस कोई डिनर ट्रीट कर रहा है 5 स्टार होटल में, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, डोनाई में कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं, और वैसे भी ठीक से सुना नहीं, स्पैम लगा, डिलीट कर दिया। 7:30 पर मैं यान मिनू की गेटेड कम्युनिटी पर टाइम पर था। कुछ ही मिनट्स में वो ब्लैक आउटफिट में बाहर आई। उस शाम का लुक सच में बहुत फेमिनिन और अप्रोचेबल था। यान मिनू ने मुझे मैरियट होटल की कार कीज दी। होटल पहुंचने पर जान मिनू ने कार में वेट करने को कहा। वो अकेले उस ग्रैंड डोर से अंदर गई, लेकिन वक्त बीतता रहा और हस्बैंड नहीं आया। 1 घंटे बाद जान मिनू कार में वापस आई, एकदम कोल्ड एज आइस। घर चलो, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ब्यूटीफुल बॉस का माथा तना था, क्लियरली बहुत बुरे मूड में थी। गेटेड कम्युनिटी तक पहुंचते पहुंचते उनका कोल्डनेस थोड़ा कम हुआ। बेरुखी से बोली, कल सुबह लेने आना। अगले दिन जान मिनू पूरी तरह अपनी यूजुअल एलिगेंस में वापस थी। रात की बात भूल गई थी। जैसे ही कंपनी पहुंचा, मैनेजर गॉसिप करते हुए आई, मिस यान तुम्हारे हस्बैंड कैसे दिखते हैं, हैंडसम है? मैंने सिर हिलाया, कोई आइडिया नहीं। कल रात जिससे मिलने जाना था वो उनका हस्बैंड था। मैंने मन में सोचा, मिस यान का हस्बैंड, वो अर्बन विलेज वाला पैसे कमाने वाला बंदा, और कौन होगा वहाँ जो उनके लायक हो। मैनेजर ने मिस्चीवसली टंग निकाली, डिसअपॉइंटेड लग रही थी। मिस यान की शादी को इतना वक्त हो गया और किसी ने हस्बैंड का चेहरा नहीं देखा। जान मिनू ने दिन का प्लान बताया। थोड़ी देर बाद दोनों साथ निकले और मुझे ब्लू स्टार ग्रुप ले जाने को कहा। वहाँ दोनों बॉसेस ने पोलाइटली ग्रीट किया और टी पर बिजनेस पर आ गए। ब्लू स्टार प्रेसिडेंट ने तिरछी नजर से मुझे देखा, जो जान मिनू के पीछे खड़ा था, और मुस्कुराते हुए कहा, मिस यांग बॉडीगार्ड चुनने का टेस्ट तो है। जान मिनू थोड़ी अनॉयड हुई। ब्लू स्टार प्रेसिडेंट ने कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5% एक्स्ट्रा दे रही हूँ, इन्हें कुछ महीनों के लिए उधार दे दो। और ये कहते हुए उन्होंने हाथ मेरी चेस्ट पर रख दिया। मेरी आंखों में एक फ्लैश ऑफ एंगर आया। मुझे ये रिडिकुलस लगा। मैंने एक छोटा स्टेप पीछे लिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ब्लू स्टार प्रेसिडेंट ने दर्द से चिल्लाई। मेरे गले की चेन से उनका हाथ स्क्रैच हो गया था और वुंड आ गया था। मैं स्टंड खड़ा था, तभी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। बेशर्म बॉडीगार्ड, हट क्यों गया? ये देखकर जे मीनू भी उठ खड़ी हुई और ब्लू स्टार प्रेसिडेंट को कोल्ड ग्लेयर दी। क्या हमारा ग्रुप अपने एम्प्लॉयज बेचकर प्रॉफिट करता है? ब्लू स्टार प्रेसिडेंट का गुस्सा और भड़क गया। कुछ नहीं सुना। मुझे नाइफ जैसी नजरों से देखते हुए बोली, ये सिक्योरिटी गार्ड आज घुटने टेक कर माफी नहीं मांगेगा तो इसका एक हाथ कटवा दूंगी। यान मीनू के होठों पर एक फेंट स्माइल आई। दुलानी, इनू मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे लोगों में से एक है। दोबारा हाथ लगाया तो ट्राई करके देखो। जान मीनू का फुल नेम सुनते ही ब्लू स्टार प्रेसिडेंट का एक्सप्रेशन बदल गया। वो सोच रही थी बस एक सिक्योरिटी गार्ड की बात है, लेकिन जान मीनू का पर्सनली बीच में आना अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने जान मीनू को ऑफेंड करने का कॉस्ट तोला और तुरंत अपोलोजाइज कर दिया। सॉरी मैनेजर यांग, थोड़ा कैरिड अवे हो गई। जान मीनू ने उंगली मेरी तरफ करते हुए कहा, मैनेजर लान, माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगिए। दुल्हन शी का एक्सप्रेशन टेंस हो गया। जान मीनू जैसी इंडस्ट्री टाइकून से अपोलोजाइज करना ठीक था, लेकिन इनू से? फिर भी प्रेशर में हकलाते हुए बोली, मिस्टर इनू मुझे माफ करें। उनकी चेस्ट राइज एंड फॉल कर रही थी। साफ था कि वो अंदर से काम नहीं थी। जान मीनू ने दुल्हन शी से नजर हटाते हुए कहा, मैनेजर लान, कॉन्ट्रैक्ट की बात बाद में करेंगे। और वो मुझे और अपने लोगों को लेकर निकल गई। जान मीनू की परफेक्ट प्रोफाइल देखते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, मैनेजर जान, शुक्रिया। जान मीनू ने लाइटली लिया। बोली, शुक्रिया किस बात का? तुम और तुम्हारे लोग जब तक कंपनी में हो, पूरा ग्रुप तुम्हारे साथ है। वो अब भी बोल ही रही थी कि एलिवेटर डोर्स खुले। एक पसीने से भीगा डिलीवरी मैन अंदर आया, फोन हाथ में, बार बार सॉरी कहते हुए। सॉरी, मैं अभी तुम्हारे कम्युनिटी की तरफ आ रहा हूँ। जे मीनू ने हल्के से लिप बाइट किया। 1 साल पहले शादी हुए उस डिलीवरी मैन की याद आई। उसने भी वैसी ही यूनिफॉर्म पहनी थी। शायद कल रात वो गायब नहीं हुआ था, बस डिलीवरी में बिजी था और उसका मैसेज नहीं देखा था। ये सोचते हुए जान मीनू ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों में अर्बन विलेज जाकर उस हस्बैंड से ठीक से बात करेंगी। और सिक्योरिटी की बात, इस बार सिंपल कपड़े पहनूंगी, प्लेन दिखूंगी। आगे के दिनों में जे मीनू और भी बिजी होती गई। ब्लू स्टार ग्रुप से टाइज खत्म कर रही थी और नए चैनल पार्टनर्स ढूंढने थे। मैं उनके एस्कॉर्ट और बॉडीगार्ड के रूप में थका हुआ था, लेकिन फुलफिल्ड भी। पूरे ग्रुप में एक रूमर फैल गया कि जान मीनू और मेरे बीच कुछ इनप्रोप्रिएट चल रहा है, वरना इतने गार्ड्स में से सिर्फ मुझे क्यों चुना? ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा और टेंशन हुई। मेरी एंग्जाइटी देखकर सुमेन मिस्टीरियसली आई। हाथ में डिसमिसल लिस्ट थी और बोली कि एक बहुत शॉकिंग वीडियो दिखाना है। मैंने फोन खोला तो ब्लू स्टार प्रेसिडेंट और हमारे ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट किसी होटल में जाते दिखे।
और दोनों की फैमिलीज भी थी। मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली जे मिनू के ऑफिस के डोर पर गई। ऐसी वीडियो कौन रख सकता था? खैर, कम से कम जॉब बचने का रिलीफ था। इन दिनों यान मिनू अकेले घर जाती थी। मेरे पास एक्स गर्लफ्रेंड की बिट्रियल से हुआ एक डेट था, इसलिए काम के बाद अंधेरा होने से पहले मैं बैंक जाकर ट्रांसफर करता था। लेकिन एक शाम मेरे रेंटेड अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक स्लेंडर फिगर खड़ी थी। काम के बाद जान मिनू। उस वक्त सू पेनी अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थी। दरवाजा खुला तो कंफ्यूज्ड होकर बोली, आप जे मिनू हैं? जान मिनू ने सामने खड़े आदमी को अपने हस्बैंड की इमेज से मिलाने की कोशिश की, लेकिन याद सिर्फ उसकी स्ट्राइकिंग वर्क यूनिफॉर्म थी। सामने वाला उनका हस्बैंड हो सकता था। वो डिनर के लिए सजेस्ट करने ही वाली थी कि एक डेलिकेट सी दिखने वाली औरत ने उनके साथी का आर्म थाम लिया। जे मिनू ने सोचा था कि अगर वो विलिंग हो तो उसे एसआई ग्रुप कंपनी की मैनेजमेंट दे देंगी, लेकिन वो सब बस एक सपना ही रह गया। जाते वक्त जान मिनू बहुत अपसेट थी। उन्होंने डिसाइड किया कि किसी दोस्त को कॉल करके बार में ड्रिंक्स पर जाएंगी। थोड़ी देर बाद लियू शाओ शाओ ने हाथ हिलाते हुए जान मिनू की तरफ आई। डार्लिंग, तुम हर रोज और ब्यूटीफुल लगती हो। वो दोनों करीबी दोस्त थी जो एक दूसरे को सब बताती थी। एक साल पहले यान मिनू की डिलीवरी मैन से शादी के बारे में उसे पता था। वैसे डार्लिंग, हस्बैंड के साथ कैसा चल रहा है? लेकिन जब यान मिनू की पूरी कहानी सुनी तो लियू शाओ शाओ के दांत पीस गए और वो सर्जरी वाले चाकू से मेरा काम तमाम करने पर तुली हुई थी। वो तभी शांत होकर बैठी जब पता चला कि इसी हस्बैंड ने यान मिनू के ग्रैंडफादर को बचाया था। दोनों पी कर लाल हो गई थी। कुछ मस्कुलर आदमियों की नजर उन दोनों पर थी। जे मिनू नशे में थी लेकिन अलर्ट रही। तुतलाती जबान से उन्होंने मुझे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कॉल किया कि आकर ले जाओ। उन थग्स को प्रे छोड़ना मंजूर नहीं था। वो धीरे धीरे घेरते आए। एक ने फेक टेंडर एक्सप्रेशन बनाकर जान मिनू का हस्बैंड बनने की कोशिश की। सीधे एक्शन लेते तो सबका ध्यान जाता। उसने पूछा, तुम्हारे हस्बैंड कौन है? जे मिनू ने उसकी शिन पर एक किक मारी और वो दर्द से चिल्लाया। लियू शाओ शाओ ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। जान मिनू का हाथ पकड़कर दोनों बाहर की तरफ भागी। आंख के कोने से देखा कि वो ग्रुप और करीब आ रहा था। एंग्जाइटी बढ़ने लगी। वो लोग एंथुजियास्टिकली उनके पीछे थे, घेरने ही वाले थे। तभी अचानक मैं अपनी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक पर स्क्रीचिंग आवाज के साथ आया और उन दोनों के बीच में रुक गया। जे मिनू ने मुझे देखा और फाइनली काम हुई। पर्स से कीज निकालकर मुझे कार लाने को कहा। उधर थग्स गालियां देते रहे, ये बच्चा कहाँ से आ गया? जैसे मैंने सुना ही नहीं, मैंने कार का डोर खोला, प्रिंसिपल यान और उनकी फ्रेंड को अंदर बिठाया और फिर थग्स से निपटने आया। इग्नोर किए जाने से वो और भड़क गए। मुठ्ठियां उठाकर मेरी तरफ झपटे। लेकिन एक पूर्व सोल्जर के लिए ये नौसिखिए कोई थ्रेट नहीं थे। देखते ही देखते मैंने ज्यादातर को नीचे कर दिया। बाकी बचे लोगों ने जब देखा कि फायदा नहीं तो शर्माते हुए अपने साथियों को उठाया और बार में वापस घुस गए। लू शाओ शाओ का मुंह थोड़ा खुला रह गया। चेहरे पर एडमिरेशन था। डार्लिंग, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो कमाल का है। जे मिनू भी मुस्कुराई। अच्छा हुआ कॉल किया, नहीं तो आज रात बहुत बुरा होता। कार में वापस आकर डायरेक्टर यान ने पहले लियू शाओ शाओ को घर छोड़ने को कहा। फिर मैंने व्हील घुमाया और उनके विला की तरफ चल दिया। रियर व्यू मिरर में देखा कि जान मिनू सिर थामे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। मैंने रिमाइंड किया, डायरेक्टर यान, ये बार स्लम के बहुत करीब है। पूरा यकीन नहीं था लेकिन जान मिनू के मन में कड़वाहट थी। काश उनके हस्बैंड ने उन्हें धोखा नहीं दिया होता। रात की ड्रिंकिंग से डिजी होते हुए उन्होंने कार से बाहर कदम रखा और लड़खड़ा गईं। मैंने झट से उनका कंधा थाम लिया और धीमी आवाज में पूछा, डायरेक्टर यान, शायद मैं अंदर तक छोड़ दूं। जान मिनू का पर्स उठाकर उन्हें सहारा देते हुए उस पैलेस जैसे लिविंग रूम में लाया। जे मिनू ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उनके पेट में हलचल हुई और अचानक सारी तीखी अल्कोहलिक लिक्विड मुझ पर आ गई। उन्होंने सॉरी कहा। मैंने हाथ हिलाकर कहा कि इतना डेलिकेट नहीं हूँ। उन्हें पानी का ग्लास दिया और खुद बाथरूम में जाकर शर्ट सुखाई। फिर फ्लोर साफ करने लगा। मुझे इधर उधर जाते देखकर यान मिनू सोफा पर ढह गईं और मन ही मन सोचने लगी, दोनों का नाम इंजू है, फिर इतना फर्क क्यों? काश जिससे इतनी जल्दी शादी हुई वो ये इंजू होता तो मैं बहुत खुश होती। वो ये सोच ही रही थी कि सडनली वो जमीन पर घुटनों के बल आ गईं, पेट पकड़े, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें। मैं दौड़कर आया और उन्हें सहारा दिया। डायरेक्टर यान, क्या हुआ? उन्होंने कहा, पेट में दर्द है तो मुझे ग्रैंडफादर की सिखाई प्रेशर मसाज टेक्निक्स याद आई। मैंने सजेस्ट किया कि मसाज से रिलीफ मिल सकती है। जान मिनू ने दर्द से कराहते हुए मुश्किल से पूछा, कहाँ मसाज होगी? मैंने उन्हें सोफा पर वापस बैठाया और एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के जुड़े हुए मसाज पॉइंट्स पैरों के तलवों में होते हैं, इसलिए फीट की मसाज काफी है। फिर मैं जमीन पर बैठ गया और जान मिनू के व्हाइट पैर अपने हाथों में लिए। मसाज के साथ उनके पेट का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। वो एंजॉय करने लगी और एक डेज में सो गई। जब उनकी आंख खुली तो मैं एग नूडल्स की एक प्लेट तैयार कर चुका था। कॉफी टेबल पर रखा और डायरेक्टर यान को सोने से पहले कुछ खाने को कहकर चला गया। जान मिनू ने नूडल्स देखे और एक पल सोचती रही, फिर टेबल पर आकर खाने लगी। पूरी बोल खत्म की तो पेट में वार्मथ सी आई। इनू के बनाए नूडल्स इतने अच्छे होंगे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सोचते हुए उन्होंने फोन निकाला और लियू शाओ शाओ को कॉल किया कि कोई लॉयर जानती हो तो बताए। उस सपोज्ड हस्बैंड से जल्द नाता तोड़ना था। अगले दिन जान मिनू ने मुझसे लियू शाओ शाओ के रिकमेंडेड लॉ फर्म पर ड्राइव करवाया। उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट 3
3 दिन में तैयार होगी, फिर बस हस्बैंड को बुलाना होगा और शादी तोड़ दी जाएगी। लेकिन वापस आते वक्त जान मिनू का एक्सप्रेशन थोड़ा अनईजी था। कंपनी वापस आने पर भी मूड ठीक नहीं था। काफी देर हेजिटेट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आज रात एक चैरिटी डिनर है, साथ चलो। सेक्रेटरी सुएन भी जैसे सांस रोके थी। मिनू के ऑफिस में जाने पर उसने रिलीफ से सांस ली और पूछा कि सुना है डायरेक्टर यांग की माँ है जो किसी पहले वाले जूनियर की माँ को पोजीशन वापस दिलवाना चाहती हैं। उसे समझ नहीं आता था कि माँ बेटी मिलकर कंपनी रन करें तो अच्छा नहीं होता क्या। उस शाम जब मैं डायरेक्टर यान के साथ चैरिटी डिनर पर गया तब समझ आया कि वो अपनी माँ से इतनी चिढ़ क्यों रखती हैं। एक एलिगेंट वुमन वाइन ग्लास घुमाते हुए उन्हें देख रही थी और बोली, मेरी डियर बेटी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल तुम्हारे लेट फादर जैसा है। और ये कहते हुए वो चेरी ब्लॉसम्स के एक आदमी के कंधे पर सिर टिका दिया। वो उसके सहारे बिजनेस ग्रुप को हाथ में लेने की सबसे बड़ी चाल थी। चेरी ब्लॉसम्स के सबसे बड़े कारोबारी समूह का सपोर्ट लिए साटीचिर जान मिनू गुस्से से कांप रही थी। खुद की माँ को ये करते देखना, ये साफ साफ वुल्फ को घर के अंदर बुलाना था। अगर ये बड़ा कारोबारी समूह कंट्री में घुसा तो चाइना की दौलत लुटती रहेगी। तभी सतीचर ने टूटी फूटी चाइनीज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मिसेज लियू की वापसी सपोर्ट करते हैं तो सैट फैमिली की फ्रेंडशिप मिलेगी। कुछ लोग नाराज थे लेकिन आखिर बिजनेस इंटरेस्ट जीतते हैं। सातीचीर ने सबके एक्सप्रेशंस देखे और फिर नफरत से जापानीज में कुछ कहा, कावर्ड्स। ये सुनते ही रूम में हलचल मच गई। एक आदमी खुद को रोक नहीं पाया, मुट्ठी उठाकर सतीचर की तरफ झपटा, लेकिन सतीचर ने एक कराटे स्ट्राइक में उसे गिरा दिया। ऐसे कोवर्ड चाइनीज को मैं एक पंच में गिरा देता हूँ। जे मिनू ने मुट्ठियां कस ली सातीचर को घूरते हुए। उनका गुस्सा ओवरफ्लो हो गया। बस तुम एक एरोगेंट जानवर हो, चाहे मुझे खुद अपने हाथों से ग्रुप बर्बाद करना पड़े, तुम्हें कभी फायदा नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही सातीचर की नसें माथे पर निकल आईं। एक कदम में वो जान मिनू की तरफ झपटा और उनका हाथ पकड़ने को हुआ, लेकिन मैंने उसे फॉर्मली पकड़ लिया। मिस यान, एक तरफ हो जाइए। उस मोमेंट में मेरा गुस्सा भी लिमिट पर था। मैंने स्लोली सूट के बटन्स खोले। जान मिनू ने कंसर्न से माथा चढ़ाया और मेरा कोट थाम लिया। डर था कि मुझे तकलीफ होगी। सतीचर ने मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। वो कराटे ब्लैक बेल्ट था, मैं बस एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड। वो मेरा क्या करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे ब्लोज पड़ते गए उसकी हैरानी बढ़ती गई। मेरा स्टाइल पूरी तरह फाइट टू द डेथ वाला था, सिर्फ अटैक, कोई डिफेंस नहीं। सातीचीर के मूव्स और क्लमजी होते गए। एक डल थर्ड और मैंने लिमिट तक पहुंचकर उसे फिनिश किया। सातीचीर मेरे अटैक में पिग्स हेड बनकर जमीन पर गिरा, बेहोश। इस सीन ने रूम में सबका खून गर्म कर दिया। सब मन ही मन खुश थे कि किसी ने उस जापानीज को ठोका। जान मिनू की माँ ने भी इमेजिन नहीं किया था कि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी बेटी के बॉडीगार्ड के हाथों गिरेगा। शर्मिंदगी के बीच बूस्ट सुनते हुए वो साटीचीर को सहारा देकर एलिवेटर में घुस गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद किसी ने एक्साइटेड होकर कहा, इस भाई को जल्दी से वुंड्स ट्रीट करवाओ, हम अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। ब्रेक रूम में जान मिनू मेरे वुंड्स ट्रीट करते हुए धीरे से बोली, आज रात के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा बॉडी एकदम अपराइट था, जैसे दर्द का एहसास ही नहीं। मिस, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपके बॉडीगार्ड के रूप में भी और एक चाइनीज के रूप में भी ये मेरा फर्ज था। उसी मोमेंट में जान मिनू का फोन वाइब्रेट हुआ। लॉयर का मैसेज था कि जो एड्रेस दिया था वहाँ इनू नाम का कोई आदमी नहीं मिला। इस मैसेज ने जान मिनू का जो मूड थोड़ा ठीक हुआ था उस पर फिर से बादल छा गए। अगर वो मिला नहीं तो वो ऊपर वाला बोझ कब हटेगा। बैंकेट हॉल में वापस आते वक्त एक वेल्थी यंग वुमन वाइन ग्लास लिए तेजी से आई। मुझे हैंडसम कहकर अपने साथ बुलाने लगी। मैंने इंडिफरेंटली स्माइल किया। सॉरी, मेरी वाइफ शायद अलाउ नहीं करेंगी। जे मिनू ने हैरान होकर देखा, समझ नहीं आया। आंख के कोने से उन्होंने देखा कि मैं फोन पर अपने कजिन से बात कर रहा था। उनके दिल में एक स्ट्रेंज टाइटनेस आई। वो मेरी वाइफ थी फोन पर दूसरी तरफ। बैंकेट खत्म होने पर मैं जे मिनू के पीछे था। मैंने भी थोड़ा पिया था और कजन से मिलने का प्लान था। म्यूजिक स्क्वायर पर मिलना था। मैंने मिस यान को सजेस्ट किया कि तय ड्राइवर कॉल कर लें, लेकिन जो अभी तक मुस्कुरा रही थी वो एकदम कोल्ड एज आइस हो गई। कॉल कर लिया है, तुम जाओ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तय ड्राइवर का आईडी चेक करके मैं म्यूजिक स्क्वायर की तरफ चल दिया। जान मिनू कार में बैठ गई और विंडो से मेरी आकृति देखी। एक लॉन्ग हेयर वाली कैजुअल कपड़ों में लड़की मेरी बाहों में झपट गई। उन्होंने धीरे से विंडो ऊपर की। उधर मैं और मेरी कजन एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट में बैठ गए। कजन ने कहा, भाई तुम्हारी वाइफ ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। उस वेलहैंड वेडिंग वाली वाइफ का जिक्र होने पर मैं भी थोड़ा हेल्पलेस हो गया। शायद गरीब समझकर छोड़ने पर मजबूर करना चाहती है। तभी कजिन इनर ने माथे पर बल डाले और कहा, तो डिवोर्स ले लो। क्या हुआ अगर मुझसे शादी कर लो? ब्लड रिलेशन तो है नहीं। मैंने फर्मली कहा, नहीं, इतना नहीं समझे अभी। फैमिली और फ्रेंड्स को पता चलेगा तो सब उंगलियां उठाएंगे। ये देखकर इनर ने मुंह बनाया और टॉपिक बदला, तो भाई अब मैं भी अर्न कर सकती हूँ। वो 60,000 से ऊपर का डेट मिलकर चुकाते हैं। लेकिन मैंने फर्मली मना कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब यंग लोगों के लिए है। सब खर्च कर दिया तो बाद में क्या होगा। अगले दिन कजन से गुड बाय करके मोटरसाइकिल पर कंपनी जा रहा था कि अचानक कुछ कार्स ने मुझे घेर लिया। डायरेक्टर यांग की माँ लिनुआन एक एग्जीक्यूटिव एसयूवी से उतरी। मेरी कजन की जॉब को थ्रेट की तरह यूज करके मुझे साथ चलने पर मजबूर किया। मैं मना नहीं कर सका और कैशियसली फॉलो किया। लुनानियान मुझे पास के टी बार के एक प्राइवेट रूम में ले गई। टेबल पर कई स्टैक्स ऑफ ब्राइट रेड नोटबैंक्स रखे थे।
लेकिन लुनानियान आधे घंटे तक चुप रही, फिर डिसमिसिव टोन में बोली, जा सकते हो। मैं कंफ्यूज होकर टी रूम से निकला। जल्दी टैक्सी लेकर कंपनी पहुंचा तो लेट हो गया था। ऑफिस का माहौल टेंस था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एम्प्लॉइज मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। डायरेक्टर यांग के ऑफिस में घुसा तो यान मिनू ने मेरे आने की आवाज पर नजर तक नहीं उठाई। बेफिक्र अंदाज में कहा कि टेबल पर लैपटॉप देखूं। मैंने देखा और माथे पर बल पड़ गए। डायरेक्टर यांग, ये झूठा आरोप है। ल्यूनन ने मुझे टी पार्टी पर इसीलिए बुलाया था ताकि सीन रिकॉर्ड कर सके, लेकिन अब ये पब्लिक हो चुका है। अगर इनोसेंस प्रूव नहीं कर सके तो कुछ नहीं कर सकती। ये सुनते ही मैंने बेल्ट खोली और एक छोटा हिडन कैमरा निकाला। डायरेक्टर यांग, मैं प्रूव कर सकता हूँ। लूनन यांग ने इस पहले वाले स्काउट को अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे सिचुएशन सस्पिशियस लगी थी तो मैंने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर लिया था। जान मिनू ने मेरी मूवमेंट्स देखी, एक आईब्राउ रेस की और हल्के से नोट किया। जाओ। ऑफिस से निकला तो सू मैन फ्यूरियसली आई। इनू, मैंने तुम्हें गलत समझा। पैसों के लिए डायरेक्टर यांग को बिट्रे करोगे? मैंने बेझिझक होकर पूछा। और तुम सच मानती हो ये? सुएन मंबल करते हुए फोन निकाला। लेकिन फोटोज और प्रूफ हैं। स्क्रीन पर कंपनी चैट ग्रुप में सिर्फ मेरी और लुनानियन की फोटोज थी। डायरेक्टर को एंटिसिपेट नहीं था, इसलिए एम्प्लॉइज गालियां दे रहे थे। मैंने हाथ हिलाया और स्लोली पानी पिया। हे बुलेट्स को थोड़ा फ्लाई करने दो। उसी मोमेंट में जान मिनू ने डोर खोला। इनू, एयरपोर्ट चलो। सुएन कुछ कहने वाली थी, लेकिन जान मिनू ने इंटरप्ट किया। फोन चेक करो, रूमर्स में मत बहो, साथ चलते हैं। पीछे से सुएन की एक्साइटेड आवाज सुन रहा था कि इनू ने बिट्रे नहीं किया। एयरपोर्ट जाते वक्त जे मिनू ने अचानक पूछा, कल म्यूजिक स्क्वायर पर वो औरत, क्या वो तुम्हारी वाइफ थी? मैंने इंस्टिंक्टिवली डिनाई किया, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले कि वो कजन है, डायरेक्टर जान का फोन बज गया। जे, मिनू ने फेंट स्माइल दी। हक कर रहे थे और कह रहे हो नहीं, सर्टेनली कोई मर्द ट्रस्टवर्दी नहीं। एयरपोर्ट पर 3 लोगों को पिकअप किया। सब दूसरे प्रोविंसेस से वापस आए इलीट्स थे जो ग्रुप में ज्वाइन होने वाले थे। जान मिनू उन्हें काफी समय से सपोर्ट कर रही थी। कंपनी कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे कि लॉ फर्म का मैसेज आया। डायरेक्टर यांग, क्या आप आ सकती हैं? आपके हस्बैंड का रिसेंट फोन नंबर मिल गया। उस मोमेंट में जान मिनू खुशी से भर गई। फाइनली उस आदमी से नाता टूटने वाला था। लेकिन लॉ फर्म में जब उन्होंने नंबर डायल किया, मेरा फोन चीयरफुली बज उठा। सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। जे मिनू ने जेस्चर किया कि मैं कार में वेट करूं। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी डायरेक्टर यान, और जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। फर्म के बाहर कॉल अटेंड किया। दूसरी तरफ से पोलाइट आवाज आई, सर वहाँ बहुत नॉइज है, कहीं क्वाइट जाएं क्या? लेकिन मेरे आसपास कुछ डाइड ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के नॉइजी मोटरसाइकिल्स पर जान मिनू की लग्जरी कार के चक्कर लगा रहे थे। डायरेक्टर यान ने कार में वेट करने को कहा था, इसीलिए कहीं जाना नहीं था। दूसरे को बाद में कांटेक्ट करने को कहा और फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। उधर लॉ फर्म में एक स्ट्रेंज साइलेंस थी। लॉयर ने कैशियसली कहा, मिस जान, पहले कुछ पीते हैं? जे मिनू ने वॉच लिस्ट देखी और कहा, दोपहर में मीटिंग है, उनसे बात करो। मुझे बस इस मामले से आजाद होना था। ऑफिस वापस आकर मुझे वो अर्ली कॉल याद आई। रेस्ट रूम जाने के बहाने एक टेक्स्ट भेजा, कुछ कहना था। जैसे ही भेजा, एक के बाद एक कई मैसेजेस आए, सब डिवोर्स के बारे में, जैसे डर हो कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने कड़वाहट के साथ रिप्लाई किया, आज बिजी हूँ, कल बात करते हैं। उधर मिस जे कंपनी पहुंचते ही ऑफिस में चली गई और रात 8 बजे तक नहीं निकली। जब काम खत्म हुआ तो मुझे और अपने हस्बैंड को साथ चलने को कहकर अकेले एलिवेटर में चली गई। मैनेजर ने मुझे टंग निकालते हुए अपोलोजेटिक टोन में कहा, सुबह मिसअंडरस्टैंड किया, सॉरी, डिनर ट्रीट कर रहा हूँ, मना मत करो। जब इस तरह कहा तो मानना ही पड़ा। दोनों ने कपड़े बदले और फूड कोर्ट चल दिए। एक रिलेटिवली क्वाइट जगह में बैठे, लेकिन खाते खाते मेरी एक्स गर्लफ्रेंड डिजाइनर क्लोथ्स वाले एक आदमी के साथ आर्म इन आर्म आ गई। मुझे देखकर लीलू के इमोशंस मिक्स्ड हो गए। उसने कहा, तुम्हारे ऊपर मेरी फैमिली की वजह से बहुत डेट है। कितना है? मैं कुछ दे सकती हूँ। मैंने जितना नेचुरल हो सके उतना कहा, लेकिन दिल में एक कड़वाहट थी जो बयां करना मुश्किल था। जरूरत नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। लीलू वो इंसान थी जिसके साथ हमेशा रहना चाहता था, फर्स्ट लव। लेकिन आखिर में रियलिटी ने हमें अलग कर दिया। लीलू ने मुझे इंटेंटली देखा और उस वेल ड्रेस्ड आदमी के पास चली गई। अच्छा, जाती हूँ। मैंने उसे रोड पर खड़ी BMW में बैठते देखा और तब होश आया जब सुमेन ने धीरे से छुआ। रिलैक्स, पीते रहो। सुमेन को पता था मेरा मूड खराब है, इसलिए वो रात भर साथ रही और हम दोनों पूरी तरह ड्रंक हो गए। तभी मिस यान का कॉल आया कि सुबह 7 बजे पिकअप करना है। टाइम देखा तो मिडनाइट पार हो गई थी। पहले मैनेजर को घर छोड़ना था, फिर खुद जाना था, लेकिन उसकी बिल्डिंग का एलिवेटर बंद था, इसलिए उस ड्रंक को 6th फ्लोर तक कैरी करके ले जाना पड़ा। उसका पर्स ढूंढ रहा था कीज के लिए, तभी वो पूरी तरह गॉन थी। डोर पुश करते हुए उसका नाजुक हाथ थाम कर कहा, कीज दो, तुम थोड़ा पीछे रहो। आधे मिनट में दरवाजे के अंदर से एक अनजान आदमी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। वो दरवाजे के पीछे छुपा था। वाइफ को पुलिस कॉल करवाई और मैंने उस आदमी को पकड़कर नीचे लाया। पुलिस को सौंपने के बाद वापस जाने की तैयारी कर रहा था कि वाइफ ने डैश्ड होते हुए पुकारा, इनू रुको। आवाज में हेसिटेशन था। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या आज रात रुक सकते हो? आंसुओं से भरा चेहरा देखकर मना करना इम्पॉसिबल था। ड्रंक वाइफ को अपार्टमेंट में कैरी करके लाया। मैंने सजेस्ट किया कि बाथरूम और बेडरूम चेक करनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी बहुत सस्पिशियस था। जरूर डेज से उनकी वाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था। और सच में इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स के पीछे दोनों रूम्स में
माइक्रोफोन्स मिले। दिल एक बीट रुक गया। शावर और चेंजिंग सब रिकॉर्ड हुई होगी। हस्बैंड को पता चला तो चेहरा पीला पड़ गया। रोज घर पर शावर करती हूँ, ये देखकर बस इतना कर सका कि कंफर्ट करूं और काम करने की कोशिश करूं। हिरासत खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग्स ले लूंगा और इस बात को जितने कम लोग जाने उतना बेहतर। अगले दिन कंपनी में मिस यान ने मुझे ड्राइव करके क्वाइट टाउन आनिन के परे एक रिमोट माउंटेनस एरिया में ले जाने को कहा। कंपनी ने वहां 1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, लेकिन विलेजर्स प्रोजेक्ट के खिलाफ स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे थे। जे मीनू को अनवेल देखकर मैंने कंसर्न से पूछा, मिस यान तबियत ठीक नहीं? जान मीनू का सुंदर चेहरा बिना किसी रीजन के फ्लश हो गया। मन में सोच रही थी कि पिछले कुछ दिनों के इरेगुलर डाइट से बवासीर हो गई, लेकिन ये कैसे बोलती? उन्हें हेजिटेट करते देखकर मैंने फिर पूछा, मिस जान पल्स लेना चाहते हो? आखिर पिछली बार स्टमक एच में मसाज काम आई थी, लेकिन यूजुअली कंपोज्ड सीईओ ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, जैसे लग रहा हो कि मैं एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं शुक्रिया, बवासीर है, चाहे ट्रीट कर भी सकते हो तो नहीं करवाने। 4 घंटे बाद माउंटेनस एरिया में एंटर करते ही सामने एसयूवीज की एक लाइन दिखी। जान मीनू ने विंडो नीचे की और शांत आवाज में पूछा, अभी सिचुएशन क्या है? एक्सपेक्टेड था। विलेजर्स अभी भी फॉर्मली डिमांड कर रहे थे कि कंपनी विड्रॉ करे। उनका कहना था कि कोई भी मॉडिफिकेशन उनके विलेज की फेंगुआ बर्बाद कर देगी। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में कम से कम 100 विलेजर्स थे, हाथों में होज लेकर। बिना सोचे समझे अंदर घुसना डेंजरस हो सकता था, लेकिन जान मीनू के कहने पर मैनेजर जो ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। नेबर्स, हमारी कंपनी की हेड आई हैं, कुछ कहना चाहती हैं। उसी मोमेंट में किसी ने चिल्लाया, यही है जो हमारी फेंसुआ बर्बाद करना चाहती है, और चिल्लाते हुए एक पत्थर फेंका जो जान मीनू की तरफ आया। बिना सोचे मैं मुड़ा और उनके सामने खड़ा हो गया। गर्दन के पीछे तेज दर्द हुआ, हाथ लगाया तो खून था। जान मीनू का चेहरा पीला पड़ गया। अगर मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो वो हर्ट होती। मैनेजर जू के साथ जान मीनू को कार में वापस लाए, जबकि वो स्लिंग शॉट्स से पत्थर फेंकते रहे। माउंटेन्स से बाहर निकलने तक नहीं रुके। जान मीनू समझ गई कि ये उनकी अच्छी माँ का काम था। कंपेंसेशन का झंझट नहीं, बल्कि इस अब्सर्ड फेंसुआ इश्यू को एक्सप्लॉइट कर रही थी। ये सोचकर जान मीनू ने मैनेजर जो को अनिंजन के मेयर से कांटेक्ट करने को कहा। प्लान था कि वहां हॉस्टल में रात गुजारेंगे और फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हॉस्टल पहुंचकर सेकंड फ्लोर के रूम में मेरी वुंड बैंडेज हो रही थी कि जान मीनू बाहर आई और मैं उनके पीछे हो लिया। डायरेक्टर यान, एक प्रपोजल है, ये टास्क मुझे सौंप दीजिए। जान मीनू को डर था कि विलेजर्स के सामने अकेला जाऊंगा तो और इंजरी होगी, लेकिन मेरी सीरियसनेस देखी और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था, इसलिए ट्राई करने दिया। फिर मैं अकेले दामो माउंटेन की तरफ चल दिया। वहां अभी भी विलेजर्स का बड़ा ग्रुप था। कार से उतरा और हाथ ऊपर उठाए, कोई इल इंटेंशन नहीं। नेबर्स, मैं अकेला आया हूँ। विलेजर्स ने सस्पिशियस नजरों से देखा। चाहे कितने आओ, निकलो वरना कार तोड़ देंगे। मैंने आईडी निकाली। बस कुछ मिनट फिर चला जाऊंगा, ये मेरी आईडी है। एक विलेजर ने वॉरली देखा और डॉक्यूमेंट लिया। फेंगवान विलेज से हो, ये जगह तो दामो माउंटेन से भी रिमोट है, तो इसका हमसे क्या लेना देना? मैंने कहा, पहले बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, बेहतर है अपनी कहानी सुनाऊं। सिटी में लाखों का डेट था। शादी भी इस तरह हुई कि पत्नी का चेहरा नहीं देखा और वो पहले से डिवोर्स चाहती है। मेरी दुख भरी कहानी ने कुछ विलेजर्स के दिल को छुआ। आखिर में हम गरीबों का कोई सहारा नहीं होता। तभी एक बुजुर्ग दिखे जिनका काफी ऑथोरिटी था। ये जरूर विलेज के लीडर सन्यांगू होंगे। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने पूछने की इजाजत दी। विलेजर्स का एटीट्यूड अब उतना होस्टाइल नहीं था। बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है, पूछो। मैंने सबके एक्सप्रेशंस देखे और समझ गया कि एडवांटेज मिल गया है। फिर फेंसुआ के टॉपिक का फायदा उठाते हुए बुजुर्ग को कई एंशिएंट एम्परर्स के बारे में बताया। उनकी टूम्स एक्सीलेंट फेंसुआ वाली जगहों पर थी और वो डायनेस्टीज कैसे खत्म हुई। दूसरी तरफ अगर ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करो और इकोनॉमिक कॉम्पेंसेशन मिले तो बाकी की जिंदगी चैन से गुजर जाएगी। अपनी डेस्टिनी बदलने का मौका है, क्या घुमवाओगे? इन बातों ने आखिरकार विलेजर्स के दिल की आखिरी दीवार तोड़ दी। ओल्ड सनांगू ने दाढ़ी सहलाई। रिजॉर्ट प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन हमारे विलेज रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम्हारी बॉस को आना होगा और हमारे साथ गंडंग ह्यू पीनी होगी, नहीं तो वापस जाओ। मुझे नहीं पता था ये गंडंग हुआडावा क्या था, लेकिन चैरिटी डिनर पर जान मीनू की ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी देखी थी। मैंने डायरेक्टली डायरेक्टर यान को कॉल किया। डिटेल्स सुनकर उन्होंने बिना हेजिटेट किए हाँ कर दी। मैनेजर जू की कार चलाकर वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट पहुंची और मुझे बिना पलक झपकाए देखती रही। ये कैसे मैनेज किया? मैंने सिर खुजाया और 2 उंगलियां उठाई। डायरेक्टर जान, 2 शब्द, सिंसियरिटी। दोनों विलेज में साथ गए और विलेजर्स ने बॉनफायर जला दी थी। एक मोटा सुअर काट रहे थे। मैंने यान मीनू का प्रोफाइल देखा और स्माइल आई। पहली बार उनके चेहरे पर इतना चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन देखा था। थोड़ी देर बाद ओल्ड संजानू बाहर आए। पीछे 2 विलेजर्स एक वाइन जग उठाए थे। मिस, बहुत कंसिडरेशन दिखाई। इतना कहते ही दोनों विलेजर्स ने सुअर का गॉल काटा। काला बाइल वाइन में गिरा। मुझे पता था यान मीनू को क्लीनलीनेस बहुत पसंद है और मन में वो इसे बहुत अनहाइजीनिक समझ रही थी। मैं पहले बोला, ग्रैंडफादर, हमारी बॉस शायद ही कभी अल्कोहल पीती हैं। एक बाउल वो पियेंगी, बाकी मेरे लिए। बुजुर्ग के मानने के बाद जान मीनू ने कलरलेस वाइन उठाई, एक डीप ब्रेथ ली और एक सांस में पी गई। जब सारे बोल्स खत्म हुए तो मुझे पूरा विलेज घूमता लग रहा था। जे मीनू ने मुझे सहारा दिया जब मैं लड़खड़ाया। वो थोड़ी मूव थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी कोशिश क्यों करता हूँ और ऐसा आदमी अपनी वाइफ को बिट्रे कर सकता है।
है। अगले दिन आंख खुली तो मुंह अभी भी ड्राई था। प्राइवेट नंबर खोला तो लॉ फर्म के मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी डिवोर्स के लिए। 2 दिन से कांटेक्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने अस्यूम कर लिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रिप्लाई किया कि फ्री होने पर बात करूंगा और फोन बिल पे कर दिया। सोचा मैटर सेटल हो गया। लेकिन दोपहर 3 बजे जब मिसेज वाई के साथ सिटी वापस जा रहे थे और रात के करीब 10 बजने वाले थे, तभी ऊपर से एक बड़ा बोल्डर लुढ़कता आया। मैंने फौरन कहा कि होल्ड ऑन करो। एक्सेलरेटर फ्लोर पर दबाया निकलने की कोशिश में, लेकिन आगे रोड पर शार्प नेल्स बिखरे थे। टायर्स फट गए और कार माउंटेन साइड से नीचे की तरफ ट्विस्टिंग और टर्निंग करते हुए गिरने लगी। बस जे, मीनू की चीखें कानों में थीं। पूरा 1 मिनट बाद कार जमीन से टकराई। बिना सोचे समझे जान गया कि ये ल्यूनान का काम है। एक्सपेक्ट नहीं था कि वो अपनी रियल डॉटर के साथ ऐसा करेंगी। दर्द को नजरअंदाज करते हुए एयरबैग से निकलने की कोशिश की। रियर डोर को कसकर पकड़ा, पूरी ताकत लगाकर आखिर खोल दिया। जान मीनू बैक सीट में फंसी थी, पैर ऊपर, चेस्ट से एब्डोमेन तक सीट में दबी हुई। हमेशा ब्यूटीफुल रहने वाला चेहरा ब्लड लॉस से पीला पड़ गया था। तेज गैसोलीन की स्मेल आ रही थी। कुछ और सेकंड्स में कार फ्लेम्स में होगी। उन्होंने कहा, मेरी चिंता मत करो। मैंने गैसोलीन को सीप होते देखा। दिमाग तेजी से चला। याद आया कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में खिंचाऊ डंडा हमेशा ड्राइवर सीट के पास रखता था। जल्दी से उठाया, सीट के गैप में डाला और फोर्स से खोल दिया। जाना मत, मरने नहीं दूंगा। फॉरहेड की नसें निकल आईं। आखिरकार सीट को प्राई कर दिया। जान मीनू हल्का फील करते हुए वीक लिम्स के साथ धीरे से मेरी बाहों में आ गई। जल्दी से उठाया और कार से दूर भागा। कुछ डजन मीटर दौड़कर उन्हें जमीन पर धीरे से रखा, फिर मुड़कर वापस भागा। ट्रंक से मेडिकल सप्लाईज लानी थी, वरना दोनों ब्लड लॉस से मर जाते। यहाँ रहना। जान मीनू कार से निकलती फ्लेम्स देखती रही। दिल डूब रहा था। ट्रंक अभी भी खुल सकता था। जो चाहिए था जल्दी से उठाया और भागने लगा। एक ब्रिलियंट फायरबॉल स्काई में उठा और एक्सप्लोजन के प्रेशर ने मुझे लड़खड़ा दिया। पीठ पर टुकड़ों के कट्स आ गए, लेकिन आखिर जान मीनू तक पहुंच गया। मुझे वापस आते देखकर वो थोड़ी काम हुई। फोन निकाला मैनेजर जू का नंबर डायल करने को, लेकिन सिग्नल नहीं था। आसमान अंधेरा हो रहा था, माउंटेन विंड चल रही थी और जान मीनू की आंखों में एक सर्टेन डिस्पेयर आ गई। इनू, ऐसे तो हम यहीं मर जाएंगे। मैंने उन्हें कंफर्ट किया। मिस जान, घबराइए मत, आपको यहाँ से निकालूंगा। एक्सप्लोरर रहा हूँ, बेकार में नहीं। वाइल्ड सर्वाइवल तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। जे, मीनू ने स्किल्सफुली नोट किया। ड्राई ट्रीज से कैंप फायर जलाई और आसपास सिंपल ट्रैप्स लगाए। ये सब करके मिसेस जान के पास आया और पूछा कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं। जे, मीनू ने कड़वी स्माइल दी। ठीक से बता नहीं सकती कहाँ दर्द है, देख लो। मिसेस यान की एक्सपोज स्किन जनरली देखी। हर जगह कम ज्यादा वुंड्स थे। कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद केयरफुली हेड से टो तक एग्जामिन किया। कंफर्म हुआ कि सब हल्की खरोंचे हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं। रिलीफ मिला। जे, मीनू को समझ नहीं आया क्या फील करें। गायनिकोलॉजी में भी मेल डॉक्टर्स होते हैं, ये सोचकर खुद को काम किया। एक सवाल पूछूं? चेहरा फ्लश था। इतनी कोशिश करते हो क्या इसलिए कि तुम्हें? जे, मीनू अभी भी सोचती थी कि मेरी मैरिज अनहैप्पी है और म्यूजिक स्क्वायर पर जो देखा वो अफेयर था। मैं थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैनेजर यान, मेरी हिम्मत नहीं किसी को लाइक करने की, आपको तो बिल्कुल नहीं। जान मीनू ने बिना सोचे डायरेक्टली पूछ लिया क्यों, और इंस्टेंटली रिग्रेट हुई। उसका मतलब था कि वो चाहती हैं कि वो लाइक करे। मैं पूरी तरह काम था, असल में बस जॉब बचानी थी। इतना सैलरी डिफरेंस है, आप जैसी की तरफ कैसे एस्पायर करूंगा। ये सुनकर जे मीनू ने रिलीफ की सांस ली। सोचा अगर सच में कोई इंटेंशन होता तो वापस जाकर बॉडीगार्ड बदल देती। फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अनफेथफुल हो सकने वाले मर्द को टॉलरेट नहीं कर सकती। हालांकि जान मीनू को समझ नहीं आया कि सैलरी के लिए इतनी एक्सट्रीम लेंथ्स तक क्यों जाना। साइलेंस के बाद उन्होंने कहा, जब तक अच्छा काम करोगे फायर नहीं करूंगी। उसी मोमेंट में दूर से एक शार्प क्राई आई। जरूर कोई छोटा जानवर मेरे ट्रैप में गिरा होगा। मैनेजर यान को नोटिफाई किया और उठकर चल दिया। थोड़ी देर बाद एक पोर्कुपिन हाथ में लेकर वापस आया। जे, मीनू पीछे रहना चाहती थी, लेकिन अकेले उस एनवायरनमेंट में डर लग रहा था। मुझे वापस आते देखा तो पजल्ड होकर पूछा, ये क्या है? मैंने पोर्कुपिन को फायर में डाल दिया और अच्छी तरह कुक होने पर मिलिट्री नाइफ से पीसेस काटे और ट्विक्स पर स्क्यूअर किए। जान मीनू को ऑफर करते हुए कहा, ये पोर्क है, ठीक ठाक फीस्ट हो जाएगी। जे, मीनू ने स्क्यूअर लेकर हेजिटेट किया, लेकिन मुझे इतने गस्टों से खाते देखकर आखिरकार हिम्मत की और एक छोटा बाइट लिया। खाने के बाद जान मीनू ने चारों तरफ देखा, पूरा अंधेरा था। डर लगने लगा। और बाथरूम जाना हो तो इनू से तो नहीं कह सकती, फीमेल बॉडीगार्ड रखनी चाहिए थी। उन्हें माथे पर बल डालते देखकर मैं समझ गया क्या सोच रही हैं। मैनेजर यांग, उधर आग जला देता हूँ, फिर आप जो करना हो करो। रोशनी में जे मीनू को बहुत हिम्मत आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिलीफ की सांस ली। तभी वैली से एक लाउड क्रैश आई। वो जल्दी से पैंट्स ऊपर करके मेरे पीछे भागी। मेरा भी चेहरा ग्रिम हो गया। कोई वंडर नहीं वैली इतनी बैरन है, जरूर फ्लड्स अक्सर आते होंगे। मैंने जमीन से मेडिसिन बैग उठाया। मैंने कहा, मैनेजर यान, जल्दी मेरे पीछे आओ। जे मीनू जल्दी से पीछे हो ली। दोनों स्लोप चढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसे माउंटेन पाथ पर नहीं चली थी। मुश्किल से 100 मीटर गई थी कि एंकल ट्विस्ट हो गई। उन्हें रिजाइंड होते देखकर मैं वापस मुड़ा। मैनेजर यान, कैरी करता हूँ। लेकिन जान मीनू, जो हमेशा इतनी स्ट्रांग रही थी, कैरी करवाने से मना कर रही थी, जबकि फ्लड नजदीक आ रही थी। मुझे आवाज थोड़ी फर्म करनी पड़ी। टाइम नहीं है मैनेजर यांग, मानो। उनकी सोच की परवाह किए बिना मैंने फोर्सिबली उन्हें उठा
उठाया और भागा। जान मीनू एम्बैरेसमेंट और एंगर के बीच आंखें बंद करके खुद को कंफर्ट करती रही। शुक्र है किसी ने नहीं देखा। भागते भागते उन्होंने सडनली पूछा, क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो? मैं स्टनड रह गया, जवाब नहीं सूझा। ये भी नहीं कह सकता था कि वाइफ का चेहरा याद नहीं। हकलाते हुए हाँ कह दिया। जे मीनू ने एक कोल्ड स्नॉट लिया और मैं बिलीवर्ड रह गया। अच्छा हुआ कि उनका ध्यान फोन पर गया, सिग्नल आ गया था। फाइनली मैनेजर जू से कांटेक्ट हुआ, कहा कि वैली में आकर रेस्क्यू करो। लेकिन खुश होने से पहले ही ऊपर से मैनेजर जू और उनके लोगों की आवाजें आने लगी। लेकिन जिस ट्विस्टेड ट्री को पकड़े थे वो हिलने लगी। लगा कि दोनों का वेट नहीं संभालेगी। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि ब्रांच से नीचे स्लिप करके रूट्स को हैंड्स से पकड़ूंगा ताकि वो टूटे नहीं, जानते हुए कि शायद मर जाऊंगा। मैंने एक स्माइल बनाई। मैनेजर यान, अगर मैं मर गया तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? लेकिन जान मीनू ने मेरी रिस्ट कसकर पकड़ ली। एक पैसा नहीं, मरने नहीं दूंगी। कुछ ही मोमेंट में पानी चेस्ट तक आ गया। जे मीनू की आंखें भर आईं। अगर सच में मर गया तो शायद बाकी की जिंदगी गिल्ट में बिताती। तो उन्होंने मेरी शर्ट कॉलर भी थाम ली। मैनेजर जो और बाकी लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे कि छोड़ दो, एक मेयर सिक्योरिटी गार्ड के लिए जान मत दो। मैं उस क्रिकेट ट्री को धीरे धीरे डूबते देख रहा था और बिना सोचे बोल गया, मैनेजर यांग, ऐसा मत करो। मैं तुमसे फॉल इन लव कर सकता हूँ। अभी मेरा दिल इंडिस्क्राइबेबली शेकन है। कभी सोचा नहीं था कि एक बिलियनियर ओनर मेरी इतनी वैल्यू करेगी। उधर जे मीनू ने मेरी जीने की विल जगाने के लिए प्रोवोकेटिव टोन में कहा, ठीक है, अगर मुझे जीत लिया तो पूरी कंपनी दे दूंगी। मैंने जान मीनू का टाइट हैंड छोड़ा। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट में मैनेजर जू ने फाइनली रोप फेंकी। जान मीनू ने कैच किया और बिना सोचे मेरी रिस्ट पर लपेट दी। मैंने भी क्विकली रिएक्ट किया और जनरल मैनेजर का आर्म कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ऊपर एम्प्लॉइज ने खींचना शुरू किया, हम दोनों मुसीबत से निकल आए। वैली के नीचे से चढ़कर आनंद के बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचे। अगले दिन मैनेजर जू नया फोन और कपड़े लेकर आया। उसके जाने के बाद मुझे जनरल मैनेजर की सेफ्टी की चिंता हुई। उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था। मेरी इंडिफरेंस देखकर उसने सीक्रेटली रिलीफ की सांस ली। अगर इस आदमी ने ग्रज रखा और जनरल मैनेजर से मेरी बुराई की तो मैनेजर की पोजीशन गई। कुछ दिन बाद जान मीनू और मैं ऑलमोस्ट फुली रिकवर होकर कंपनी वापस आए। याद आया कि लॉयर को फ्री होने पर कांटेक्ट करने का प्रॉमिस था, इसलिए डायरेक्टली पूछा, दोपहर फ्री हूँ, कहाँ मिलना है? रिप्लाई मिलने पर ते अकोर्डेडो के लाउंज में गया। एक प्रोफेशनल ब्लैक सूट में एक औरत वेट कर रही थी। मिस्टर इन, गुड मॉर्निंग, मैं फैनलिन हूँ। सिंबॉलिकली हैंडशेक हुई और मैंने कैजुअली कहा, मुझे और मेरी वाइफ को डिवोर्स लेना है। ये सुनते ही फैनलिन बहुत सरप्राइज लगी। उसने कहा, आपको पता नहीं आपकी वाइफ की आइडेंटिटी क्या है? फिर उसने खुद ही टॉपिक अवॉइड कर लिया। जब तक अग्रीमेंट साइन हो उसका काम हो गया। चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी। साइन होने के बाद उसने एक्सप्लेन किया कि अगले महीने उसी तारीख पर मैरिज सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लेकर वाइफ के साथ आना होगा और प्रोसेस कंप्लीट होगी। शादी ऑफिशियली डिसॉल्व हो जाएगी। उधर जे मीनू ग्रैंडफादर से फोन पर थी। बुजुर्ग बड़बड़ाए जा रहे थे कि जल्दी हस्बैंड के साथ रहो और यान फैमिली को कई ग्रैंड चिल्ड्रन दो। जे मीनू ने एक डीप ब्रेथ ली और सीरियसली बोली, डिवोर्स लेने का प्लान है। इस बुढ़े ने उन्हें सही ग्रुप में इसीलिए असाइन किया था ताकि ग्रैंड डॉटर रिजेक्ट न करे और उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिले। ग्रैंडफादर ने चुपके से पूछा, क्यों? हैप्पी शब्द सुनते ही जे मीनू को गुस्सा आया। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा। उस वक्त वो किसी औरत को हक कर रहा था। मैं खुश कैसे रहूंगी? जान मीनू की डिटर्मिनेशन देखकर ग्रैंडफादर भी ग्रैंड डॉटर को फोर्स नहीं कर सके। बस इतना कहा कि वो लड़का बेचारा है। फोन रखने के बाद जान मीनू को लॉ फर्म का लेटर मिला। एक मंथ का रिफ्लेक्शन टाइम बाकी था। उन्होंने फोन नीचे रख दिया। मैं टी के लिविंग रूम से निकलकर अर्बन विलेज पहुंचा ही था कि सुमेन का कॉल आया, बहुत धीमी आवाज में। उसने रिक्वेस्ट की कि इल्लीगली रिकॉर्डेड वीडियो वापस दिलाने में हेल्प करो। मैंने माथे पर हाथ मारा। ये कैसे भूल गया? बात हुई और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेकर उस रिकॉर्डिंग करने वाले आदमी के घर पहुंचा। वो भी अर्बन विलेज में ही था। पहुंचते ही दरवाजा किक करके अंदर घुसा। मुझे देखते ही वो गाली देते हुए सिगरेट फेंककर विंडो से भागने लगा, लेकिन मैंने एक किक में उसे जमीन पर गिरा दिया। रिकॉर्डिंग कहाँ है? दिखाओ। आदमी डिनाई करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ब्लोज के बाद कबूल किया, मत मारो। सारी वीडियोस ब्रदर लोन को दे दी। माथे पर और बल पड़ गए। ब्रदर लोन अर्बन विलेज के नाइट क्लब का ओनर था। इस छोटे मोटे आदमी जैसा नहीं था। उसके पास यूं जाना ठीक नहीं होता। वो आदमी हकलाते हुए बोला कि ब्रदर लोन का टेस्ट अलग है, इसीलिए वीडियोस से अपना डेट चुकाया था। ये सुनकर मन में थोड़ी अनईजी फीलिंग आई। मुझे लगा कि ब्रदर लॉन ही बॉस का मिस्टीरियस हस्बैंड है जिसकी वजह से वो डिवोर्स चाहती हैं। ऐसे आदमी के साथ कौन रहे? सुमेन को कॉल करके बताया तो उसकी आवाज में आंसू थे। थोड़ा डर लग रहा है, साथ आओगे? बिना दो बार सोचे टैक्सी ली और सुमेन के घर पहुंचा। कुछ मिनट्स में वो बैग लेकर निकली। सॉरी, बस कुछ चीजें खरीदी थी। उसका आउटफिट देखकर मन थोड़ा अनईजी हुआ। आखिर डिवोर्स हो गई थी और मैं ठीक ठाक था। एलिवेटर में सुमेन ने खुद से बात शुरू की, मेरी वाइफ और मेरे बारे में। सुना है डिवोर्स हो रही है, कैसा चल रहा है? मैंने कंधे उचकाए। साइन हो गए। मुझमें इंटरेस्टेड लड़कियां जायंट पैंडा से भी रेयर होंगी, लेकिन सुमेन ने जो कहा उसने मुझे स्पीचलेस कर दिया। शायद मैं वैसी हूँ, और एलिवेटर में पहले घुस गई। मैं उसे देखता रहा, समझ नहीं आया, शायद कुछ इमेजिन कर रहा था। उसके घर पहुंचा तो हस्बैंड ने 2 डिशेस बनाई और एक स्ट्रॉन्ग लिकर का ग्लास दिया। कुछ पेग्स के बाद नशा
नशा चढ़ गया और फाइनली बेहोश हो गया। अगले दिन आंख खुली तो देखा उसका हस्बैंड बगल में लेटा था, गर्दन पर कुछ मार्क्स थे। मैं उठकर बैठ गया, सिर घूम रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये अच्छा हुआ या बुरा। उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल काम था, हम दोनों अभी सिंगल हैं और वैसे भी रात को नशे में थे। मैंने शीपिशली सिर खुजाया और फाइनली बोल पाया, मैं जिम्मेदारी लूंगा। बॉयफ्रेंड और सिर ने धीरे से मेरे कंधे पर सिर रखा, दिल उछल गया और मैं धीरे से किस करने लगा, लेकिन वो सडनली कॉशियस हो गया। सॉरी, बहुत समय से कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं पर्पलेक्स था। इस सिचुएशन तक पहुंचने के बाद किस में क्या प्रॉब्लम थी। सुमेन ने लिप्स दबाए जैसे कुछ कहना हो, लेकिन रोक लिया। इनू, अभी इस बारे में मत सोचो, वो वीडियोस अभी भी किसी के पास हैं। ये सुनते ही ब्रदर लोन को लेकर जो टेंशन थी वो छू हो गई और मैंने कॉन्फिडेंट होकर कहा, वापस ले आऊंगा। मेरे जाने के कुछ देर बाद हस्बैंड उठा, प्राइवेट फोन बजता रहा। दूसरी तरफ वाइफ की माँ थी, कह रही थी कि बेजिए नाम का कोई आदमी जल्दी शादी करना चाहता है और वीडियोस के बारे में भी पूछ रहा था। हस्बैंड ने इंडिफरेंटली नॉनशलेंटली जवाब दिया, कल रात एक बहुत स्किल्ड आदमी को ड्रंक करवाया। सुएन ने कामली कहा, वो सोच रहा है कि हमने वो किया इसलिए वीडियोस वापस दिलाएगा। फोन रखने के बाद सुएन का चेहरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फियांसे नहीं था, लेकिन इनू के साथ भी नहीं हो सकती। उसके पास न कार थी, न हाउस, न वो वेल्थ जो माँ चाहती थी। ऐसे ऑनेस्ट आदमी की भी किस्मत खराब ही है। उसने एक साई ली, वर्क क्लॉथ्स पहने और रूम से निकल गई। कंपनी पहुंचने पर मिस यान ने हॉस्पिटल चेकअप के लिए कार लेने को कहा और ली विलेज इंसिडेंट रिजॉल्व करने का बोनस भी दिया। इतना तो सारा डेट चुकाने के लिए काफी था। उनका पैसा एक्सेप्ट कर लिया था तो बॉस के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए हेमोरॉइड्स का जिक्र किया। मिस यान, सच में ठीक कर सकता हूँ। जब एक्सप्लेन किया तो जान मीनू फाइनली मान गई कि मैं एडवांटेज नहीं ले रहा। उन्होंने कार एक होटल के सामने पार्क की और दोनों अंदर गए। बैठूं या लेटूं? मैंने एक ग्लीमिंग सिल्वर नीडल निकाली, अल्कोहल स्प्रे किया। बस बैठो, लेकिन मुंह थोड़ा और खोलो। फिर सिल्वर नीडल उनके मुंह के अंदर एक्यूपंक्चर पॉइंट में इंसर्ट की। दर्द से जान मीनू ने शार्पली सांस ली। फॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद नीडल और अल्कोहल हटा दिया। ऑफिस वापस आने पर उन्हें लगा दर्द काफी कम हो गया है। प्लान था कि काम के बाद डिनर ट्रीट करेंगी, लेकिन ऑफिस से निकलते वक्त देखा कि मैं फोन पर लविंग एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा था। वो मेरी कजन थी, कुछ दिन पहले म्यूजिक वेन्यू पर जो मिली थी। मीनू थोड़ी अनॉयड हुई, सोचा फिर से अनफेथफुल हो रहा है और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ मेरे पास से गुजर गई। मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन इम्पोर्टेंट था दूसरा मैटर। सुमेन को बताया कि थोड़ी देर में ब्रदर लोन के पास जाऊंगा। फिर मैं भी कंपनी से निकल गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नाइट क्लब के दरवाजे पर पहुंचा तो लग्जरी कार्स की भरमार थी। एक BMW फेमिलियर लगी, तभी लीलू के हस्बैंड को देखा। वहां खड़े रहकर एक इनएक्सप्लिकेबल एंगर आई और उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। ऐसी जगह आते हो? लीलू के सामने शर्म नहीं आती? लीलू के हस्बैंड ने स्टेयर्स पर मुड़कर सरकाज्म भरी नजर से देखा। अरे तुम हो? मैंने ग्लैर किया और कहा, लीलू ने तुमसे शादी की है तो अच्छे से रखो, चाहे प्रॉपर फैमिली से नहीं है फिर भी यहाँ की औरतों से तो बेहतर ही है। उस मोमेंट से पहले जब लीलू ने बिट्रे किया था, मेरे लिए वो सब कुछ थी। हथेली में रखता था, डर था कि गिर जाएगी, मुंह में रखता था, डर था कि पिघल जाएगी। लेकिन आखिर में उसने इस आदमी से शादी की। ये उससे सच में प्यार नहीं करता, शायद नोवेल्टी के लिए शादी की हो। अब थक गया है तो बाहर टाइम वेस्ट करता है। लीलू के हस्बैंड के पास खड़े एक आदमी ने पजल्ड होकर पूछा, बॉस काओ, ये कौन है? कोई फ्रेंड? उसके साथी ने फ्लैटर किया। लीलूला के पॉलिकर ने 4 साल तक मना न किया और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। काउगी ने इंडिफरेंटली स्माइल किया और मुझे इंटीमेट स्माइल देते हुए बोला, बेटे अपना काम करो, लीलू अब मेरी वाइफ है, मैं बाहर जो करूं मेरी मर्जी। जब तक वो खुद आकर लड़ाई नहीं करती तुम्हें बीच में आने का कोई राइट नहीं। इतना कहकर फ्रेंड्स के साथ ग्लीमिंग लाउंज की तरफ चल दिया। मेरी मुट्ठियां गुस्से से क्रैक करने लगी। आज रात कोई और इम्पोर्टेंट काम न होता तो इस स्काउंड्रल को जरूर सबक सिखाता। थोड़ी देर बाद रिलीफ की सांस ली और लाउंज की तरफ बढ़ा। तभी एक बर्ली सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। नया चेहरा है, पहली बार आए हो? VIP कार्ड है? मैंने सिर हिलाया। नहीं। गार्ड ने एक्सप्रेशनलेस होकर हाथ से जेस्चर किया। VIP कार्ड के बिना एंट्री नहीं, यानी मस्कीटो को भी VIP कार्ड चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बाद में बनवा लूंगा और क्वाइटली एक सिक्लूडेड स्पॉट की तरफ गया। एक साइड एली में स्लिप किया, बैक डोर से निकलकर नाइट क्लब के लग्जूरियस प्राइवेट लाउंज में घुसा और एंट्रेंस पर लॉइटर कर रहे दोनों गार्ड्स को अंदर धकेल दिया। वहाँ एक फियर्स लुकिंग आदमी ग्रे वेस्ट में 2 प्रिटी गर्ल्स के बीच बैठा था। ये जरूर नाइट क्लब का ओनर हियनलोन था। जानलोन ने भी मुझे देखा और आंखें नैरो की। भाई हिम्मत तो है तुम में, मेरे टेरिटरी में ट्रबल करने आए हो? मैंने फर्मली लेकिन खुद को ह्यूमिलिएट किए बिना जवाब दिया। ब्रदर लोन, ट्रबल नहीं करनी, बस एक बात पूछनी है और चला जाऊंगा। पागल हो? जानते हो ये कैसी जगह है? जानलोन के बोलने से पहले लीलू के हस्बैंड ने चिल्लाया, कोई वंडर नहीं लीलू ने इसे नहीं चाहा। ये आदमी सच में रिडिक्यूलस है, अपनी औकात नहीं पता। इस नाइट लाइफ पैराडाइज के बॉस से कुछ मांगने की हिम्मत। मैंने डिसमिसिवली स्नॉट किया, टेबल से लिकर की बोतल उठाई और लीलू के हस्बैंड के हाथ पर स्मैश कर दी। जैसे ही अंदर आया था, ये डॉग बगल वाली लड़की की लेग पर हाथ रखे बैठा था। काओगी ने हाथ कवर किया, आंखें वाइड थीं। यकीन नहीं आ रहा था कि एक मियर गार्ड ने जानलोन की नजरों के सामने ये कर दिया। बाकी चीफ्स के चेहरों पर भी हैरानी थी। मन में सोच रहे थे ये
बंदा सच में बहुत ब्रेव है। ब्रदर लोन के सामने अपने कजिन को हिट करने की हिम्मत की। भाई तेरे अंदर गट्स हैं। ही एंड लोन ने स्लाइटली ब्लिंक किया, एक पफ ऑफ स्मोक छोड़ा और टोन बदली। लेकिन अगर तुमने मुझे सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मुझे डर है तुम यहाँ से बस निकल जाओगे। उसकी वाइफ कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो अपनी वाइफ से छुपकर यहाँ मजे करने आता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। बस करो, मैंने कामली कहा। अगर मुझे जाना होता तो मुझे डर है नाइट पैराडाइज मुझे रोक लेती, लेकिन जाने से पहले मुझे उसके मेन्यू से वो वीडियो लेनी है। कानलोन ने मेरा काम डिमीनर देखकर स्माइल किया। भाई तुम्हारी टेक्निक और गट्स दोनों अच्छे हैं। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और आज रात की इंसिडेंट भूल जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें अपना सबॉर्डिनेट भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगने आया था, घुटने टेकने नहीं। उसी मोमेंट में मेन एंट्रेंस पर वेपन्स लिए हुए डजन्स ऑफ बर्ली मैन अपीयर हुए। आंखों में थ्रेटनिंग लुक था। हायनल ने कोल्डली फिर बोला, अगर नहीं तो क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा निकलोगे? मैंने फेस इम्पैसिव रखा। मुझे बेट है तुम हिम्मत नहीं करोगे। तुम पागल हो, हाय जानलोन ने सोफा पर वापस बैठते हुए कहा। जैसा उसने खुद कहा था, उसके पास पैसा और पावर था। उसकी लाइफ कीमती थी। किसी इतनी छोटी बात पर सीन कैसे कर सकता था? आखिरकार उसने इम्पेशेंटली पूछा, किड असल में तुम मुझसे चाहते क्या हो? एक वीडियो कुछ जो तुमने किसी से रिकॉर्ड करवाया? ओह हाँ, वो वेस्ट स्ट्रीट के रेंटल हाउस में रहता है, मतलब जो मैडम ने मुझे दिया। कानल ने एक मोमेंट सोचा और पूछा, उस वीडियो की लड़की से तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं उस वीडियो से उसे अपने नाइट क्लब में काम करवाने की सोच रहा था। ये सुनकर मेरी आवाज ठंडी हो गई। वो मेरी फ्रेंड है, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ उसके बारे में सोचना भी मत। कानन लोन ने श्रग किया। ओह वो तुम्हारी लवर है, कितना ग्रेट बॉडी है उसका। लेकिन अगर मैं बस वीडियो वापस दे दूं तो दूसरों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैंने फ्राउनिंग से पूछा। हायनलोन ने सिनिस्टर आवाज में कहा, मैं ओरिजिनली तुमसे किसी का काम करवाने वाला था। तुम्हारा यहाँ बिना किसी को नोटिस हुए आ जाना, अगर मुझे रियलाइज हो तो इससे पता चलता है तुम्हारे पास स्किल और करेज है, तुम ये कर सकते हो। लेकिन अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में वो यहाँ होंगे। अगर तुमने उन्हें डरा दिया तो मैं तुम्हें वीडियो वापस दे दूंगा। वो है कौन? यूआईडी ने पूछा। आएंगे तो पता चल जाएगा। आओ कुछ ड्रिंक्स लो। कैनेलो ने छोटी टेबल पर रखी हाई एंड विस्की की तरफ पॉइंट किया। हैनलन से कम्पीट तो डेफिनेटली नहीं कर सकती थी। जाहिर है मैंने वीडियो ऑलरेडी देख ली थी। डिनाई करने का कोई मतलब नहीं था। डायरेक्टर काओ को वूंड ट्रीट करवाने ले जाओ। इसके साथ हैनलन ने अपने बगल में बैठी गर्ल की तरफ सिर घुमाया। कजिन, मैं काओगी रिजेंटमेंट से भरा था। क्या मुझे बिना कारण 2 बॉटल्स खाने को मिलने वाली थी? अगर तुमने जो मैंने कहा वो नहीं किया तो मैं नेचुरली तुम्हें जस्टिस के सामने लाऊंगा, जानलोंग ने कोल्ड टोन में कहा। समझ गया। काओगी ने नॉट किया और मुझे फियर्सली घूरा। किड तुम गए। मैंने कंटेम्पचुअस स्माइल दिया और आर्म उठाया। काओगी ने सोचा मैं उसे हिट करने के लिए एक और बॉटल ग्रैब करने वाला हूँ और स्टम्बलिंग हुआ एग्जिट की तरफ भागा। इनूटी, कानानल ने मटर किया। 2 शब्द। वो एज पर जिया था और ब्रेव और स्किलफुल लोगों की एडमायर करता था। IRU हस्बैंड जैसे गाइस की नहीं। इसके अलावा दोनों का ट्विस्टेड रिश्ता था दूर का। हायनलोन को कोई परवाह नहीं थी। भाई तुम पहले क्या करते थे? हायनलोन ने नजर हटाते हुए इनू को इंटरेस्ट से देखा। मैं सोल्जर था, फूड डिलीवरी बॉय था, अब सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैंने फ्रैंकली जवाब दिया। क्या तुम मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगे? कानलोन कई सालों से अराउंड था। किसी ऐसे बंदे को देखे बिना मेरी करंट जॉब ठीक है, मैंने फ्लैटली रिफ्यूज किया। वो भी सोल्जर था। जानलोन जैसे लो लाइफ्स के साथ कैसे मिक्स करता? तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। कानलोन ने स्माइल किया, फिर ग्लास रेस किया। दूसरे चीफ्स को बोला, टोस्ट करते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे ये भाई कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है ब्रदर ड्रैगन। चीफ्स ने नॉड किया, लेकिन मन में कोई परवाह नहीं थी। 10 मिनट्स बाद एक लाउड क्रैश सबके कानों तक पहुंचा। तियनलोन जंप करके उठा। कौन है जो मेरी प्रॉपर्टी तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? सब नीचे आओ। जी ब्रदर ड्रैगन। जियानलोन के सबॉर्डिनेट्स दोनों साइड्स पर फैल गए। जब वो निकला सब उसके पीछे नीचे चले गए। लिविंग रूम में जियानलोन ने मेन एंट्रेंस को ग्रिमली देखा। कुछ सेकंड्स बाद कोल्डली बोला, कोई मेरा नाइट क्लब डिमोलिश करना चाहता है? ब्रदर्स क्या करें? जियानलोन के सबॉर्डिनेट्स भी ऐसे डेयर डेविल्स थे जिन्हें मौत का डर नहीं था। जब किसी ने उन्हें बॉदर करने की हिम्मत की तो उनकी फेरोसिटी नेचुरली जाग गई। पहले इस भाई को इंटरवीन करने दो, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो तुम एक्ट करना। जियानलोन सेटिस्फाइड था। उसने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनू डेमोलिशनिस्ट को स्केयर कर पाएगा। वो चाहता था कि वो गिव अप करे, उस वीडियो के बारे में बात करना बंद करे। हील्स के क्रिस्प साउंड के साथ फ्लोर पर एक मैच्योर फिगर ब्लू में ड्रेस्ड यंग लोगों के ग्रुप के साथ अंदर आई। उस मैच्योर वुमन ने पहले इंट्रोड्यूस किया, जिनयांग लुनानियन ग्रुप। मैं ग्रुप के पीछे था। लुनान का पूरा ध्यान जियानलो पर था। उसने मुझे जैसे देखा ही नहीं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जिनयान ग्रुप की फेमस ओनर एक वुमन होगी। कानानलो ने लुनानियन को सरकास्टिकली देखा। तो क्या हुआ अगर वुमन है? तुम भी वुमन हो, बच्चे नहीं दे सकती। लुनानियन बस क्रूअल नहीं थी, उसके पास एक अच्छे किस्म का रेज भी था। नहीं तो वो सिर्फ हाफ मंथ में जिनयन ग्रुप फाउंड करके यनमिनू के सीए ग्रुप को कन्फ्रंट नहीं कर पाती और गवर्नमेंट से अर्बन स्लम डेमोलिशन प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं मिलता। वर्ड्स फेल मी भाई। इन लोगों को हटाने में हेल्प करो और मैं वीडियो वापस दे दूंगा। कानन लॉन्ग ने सिर घुमाया। उसने डिलिबरेटली इनू को, एक स्ट्रेंजर को, लुनानियन को अनॉय करने के लिए यूज किया था। ठीक है, मैंने क्राउड के पीछे से स्टेप आउट करते हुए रिप्लाई किया। लुनानियन स्टन्ड थी। तुम मेरी डॉटर के बॉडीगार्ड नहीं हो सीईओ? डॉटर? सीईओ? ऐसी माँ नहीं होती
किसी जो अपनी डॉटर को किल करना चाहे, मैंने कामली कहा। ये सुनकर लुनानियन के चेहरे पर डिसबिलीफ आ गया। तुम एक स्ट्रेंजर क्या जानते हो माँ और बेटी के बीच की बातें? सच है, डायरेक्टर यांग के साथ तुम्हारी बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज रात की इस बात में मुझे इंटरवीन करना होगा। अपने लोगों के साथ यहाँ से निकलो। मैंने एंट्रेंस की तरफ पॉइंट किया। हॉल में लोग मरमर करने लगे। वाह, इस बंदे में ल्यूनान से ऐसे बात करने की हिम्मत है। इसके अलावा ल्यूनान ल्यू फैमिली से है, कहते हैं जापान के सातो क्लैन से भी कनेक्शंस हैं। ये एरोगेंट बंदा शायद डेथ स्पेल करना भी नहीं जानता। उसकी नजरों में इनू एक था। लिनन की रॉक से टक्कर कैसे ले सकता था? अगर मैं नहीं गई तो? लिनान ने आंखें नरों की, गेज नाइव्स जैसी शार्प थी। तो सब एक साथ आ जाएं। इसके साथ मैंने लुनानियन के पीछे जापानीज मेन के ग्रुप की तरफ पॉइंट किया। लुनानियन उनके सपोर्ट से व्यांगलोन का नाइट क्लब बिना किसी डर के फोर्सिबली डिमोलिश करने की हिम्मत रखती थी। तभी एक वल्गर लुकिंग यंग मैन ने कर्स किया, डीपली ह्यूमिलेटेड फील करते हुए। ल्यूनन ने कोल्ड एक्सप्रेशन मेंटेन किया, कुछ नहीं बोला। मैंने पहले बात की, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स बचे हैं। लगभग 10 सेकंड्स बाद ल्यूनन ने आर्म वेव किया, पलटा और चला गया। वो इंजू की फाइटिंग प्रोवेस बहुत अच्छे से जानता था। इंजू ने सातोरन को हाफ डेड छोड़ दिया था। वो अभी भी हॉस्पिटल में था। अगर ये 10 लोग भी आज रात हॉस्पिटल पहुंचे तो सातोरन शायद उसे टुकड़ों में कर देता। एंगर में दांत पीसते हुए वो अपने मेन को लेकर रूम से निकल गया। रूम में सब एक दूसरे को डिसबिलीफ से देखते रहे। इम्पॉसिबल, ये बंदा है क्या? उसी मोमेंट में कॉगी ने अभी अभी अपना सिर बैंडेज करवाया था और नीचे रश किया, वेट नहीं कर पाया। कजिन, वो बंदा गया या नहीं? क्या तुमने उसे मेरे लिए मारा? कजिन काओई देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्राउड को पुश करते हुए वांगलोन के पास पहुंचा और फिर आवाज रेज की, कौन सा कजन? क्या बकवास है? कियांगलो ने पलटकर उसे फेस पर एक हार्ड स्लैप मारा। शायद शु बस एक ऑर्डिनरी सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थी जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वरना वो बस कुछ वर्ड से लूनन को बैक डाउन नहीं करवा पाता। और इसके अलावा उसे किल करना उसके लिए मुझे किल करना आसान बना देता। काओगी ने फेस कवर किया, कंप्लीटली बिविल्डर्ड, मुंह क्लाउन की तरह रिडिकुलसली ओपन था। उसे पीटो और बाहर फेंको। अगर उसने कभी मेरे क्लब में दोबारा कदम रखा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, जंगलों ने कोल्डली लिलू के हस्बैंड को देखते हुए कहा। चूंकि जियांगलो ने ऑर्डर दिया था, उसके मेन ने हेजिटेट नहीं किया और लिलू के हस्बैंड को मर्सलेसली पीटना शुरू कर दिया। इधर जैंगलोन ने स्माइल के साथ जेस्चर किया, प्लीज भाई ऊपर चलते हैं। मैंने नोट किया और जैंगलोन के साथ ऊपर प्राइवेट लाउंज में वापस गया। भाई तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, जियानलोंग ने एक्सट्रीमली पॉलिट टोन में कहा। इन जैसे फर्स्ट एम्परर के इन में, यू जैसे यूनिवर्स में, मैंने इंडिफरेंटली रिप्लाई किया। ब्रोदर इन, कितना इम्पोजिंग नाम है। बैठो, मैं ऊपर ऑफिस से यूएसबी ड्राइव लेकर आता हूँ, चेंगंगलो ने स्माइल के साथ कहा और चला गया। अगले ही मोमेंट में गर्ल्स का एक ग्रुप डोर खोलकर अंदर आया। सबकी स्किन व्हाइट थी, हवा फ्रेश थी और बिल्कुल वल्गैरिटी से फ्री। अगर स्कूल में होती तो सब मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स में होती। भाई तुमने मेहनत की, हम तुम्हारे साथ ड्रिंक्स करेंगी, मसाज भी देंगे। कई प्रिटी गर्ल्स ने टास्क डिवाइड किए, कुछ वाइन सर्व करने लगी, कुछ शोल्डर्स मसाज करने लगी। ये सीन देखकर एक मोमेंट के लिए मेरे दिल में एक स्लाइट हेजिटेशन आई। मैं जानता था अगर चाहूँ तो उन गर्ल्स में से किसी के साथ रात बिता सकता था, लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं लीलू के हस्बैंड जैसे लूजर से कैसे डिफरेंट होता। ये सोचकर मैंने जेंटली हाथ हिलाया। निकलो भाई, हमसे गलती हुई। गर्ल्स इंस्टेंटली फ्लस्टर्ड हो गईं। आंखों में आंसू भी थे। इतनी चार्मिंग लग रही थी कि ऑलमोस्ट पिटिफुल था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं मैरिड आदमी हूँ, अपनी वाइफ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मेरे पास अपनी वाइफ को डिवोर्स के बीच से खींचने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ब्रोदर यू, आप अच्छे इंसान हैं। गर्ल्स के एक्सप्रेशंस थोड़े शिफ्ट हुए, लिप्स बाइट करते हुए वो रूम से चली गईं। हियन लोन जो डोर के पास खड़ा था, देखा कि ब्यूटी ट्रिक काम नहीं आई, तुरंत स्माइल ब्रेक करके अंदर आया। भाई ये रहा जो तुमने मांगा था, यही सब है। मैंने यूएसबी ड्राइव लिया, हथेली में रखकर एग्जामिन किया। भाई रिलैक्स, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, हियन लो ने इमीडिएटली कहा। मुझे परवाह नहीं अगर बैकअप हो भी, मैंने नॉनचलेंटली रिप्लाई किया। यूएसबी ड्राइव पॉकेट में रखी और स्ट्रेट लाउंज से बाहर चला गया। नाइट क्लब से बाहर आकर मैंने यूएसबी ड्राइव फोन में लगाई और कई क्रिस्टल क्लियर वीडियोस अपीयर हुई। उसकी गर्लफ्रेंड का स्लेंडर बॉडी कंप्लीटली एक्सपोज्ड था। मुझसे हेल्प नहीं हुआ, मैंने हार्ड स्वॉलो किया। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड का बॉडी ऑफिस क्लोथ्स के नीचे इतना टेम्पटिंग हो सकता है। मैं सोच रहा था कि क्या आज रात सोबर होकर मैं अचानक पॉकेट में फोन वाइब्रेट किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने टेक्स्ट किया था, डूड क्या तुम ब्रदर लोन से मिले, कैसा रहा? मैंने टाइप किया, वीडियो मिल गई, रास्ते में हूँ। उसने इंस्टेंटली रिप्लाई किया, ठीक है मैं इंतजार करूंगी। मैंने फोन रखा, मन में एक एंटिसिपेशन थी। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा और उसके अपार्टमेंट की तरफ चला। रास्ते में फार्मेसी के पास से गुजरा। मुझे सडनली कुछ याद आया तो रुककर अंदर गया। जरूरी प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए थे, लेकिन मैंने सुमेन के अपार्टमेंट डोर पर डिस्क्रीटली किया। उसने डोर खोला, शायद अभी शावर किया था, बाल थोड़े डैम्प थे, वेलवेट नाइट गाउन पहनी हुई थी। अंदर आओ सुमेन, ये वीडियो है जो उस बंदे ने तुमसे चुराई थी। मैंने यूएसबी ड्राइव पॉकेट से निकाली और एक्सीडेंटली जो फार्मेसी से खरीदा था वो भी बाहर आ गया, फ्लोर पर गिर गया। मैं बहुत एम्बैरेस
एम्बैरेस्ड था, लेकिन शुक्र था उसका ध्यान यूएसबी ड्राइव पे था। उसने उसे पिकअप किया, कुछ बार एग्जामिन किया और पूछा, क्या तुमने देखी? ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक है, इंटेंशनली नहीं देखी, बस डर था कि फेक दे देंगे। बैकअप्स? सुएन ने फिर पूछा। नहीं होनी चाहिए, ब्रदर लोन ने खुद मुझे बताया, मैंने उसका एक काम किया था, उसके पास लाई करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है तो जाओ, और हाँ फ्लोर पर जो है वो ले जाओ। ये कहकर उसने जो फ्लोर पर गिरा था उसे किक किया। मैंने शीपिशली फ्लोर से चीजें उठाई, सब गैदर करके बोल्डली कहा, क्या मैं आज रात यहाँ रह सकता हूँ? मेरे साथ सोना चाहते हो? सुएन ने डायरेक्टली पूछा। हे, हमने कभी नहीं। मैंने शीपिशली स्माइल किया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। सुएन ने इंडिफरेंट होकर कहा, कल रात तुम इतने ड्रंक थे कि खुद नहीं जानते थे क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हमारे बीच कुछ हो सकता था? इसके अलावा मैं एंगेज्ड हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरा एक काम किया मैं बॉडी से रिपे करूंगी? नेव मत बनो इनू। मैं सुएन इतनी आसान नहीं हूँ। इसके अलावा मैंने रेजिग्नेशन लेटर ऑलरेडी लिख दी है, थोड़ी देर में डायरेक्टर यान को भेज दूंगी, शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आखिर में एक एडवाइस दूंगी, किसी पर इतनी आसानी से ट्रस्ट मत करो, खासकर विमेन पर। सुएन ने मुझे कोल्डली देखा। ये कहकर वो अपने बेडरूम की तरफ मुड़ गई। एक मोमेंट रुकी और ऐड किया, जाते वक्त डोर लॉक करना। मेरे लिप्स पर एक बिटर स्माइल आ गई, सिर थ्रॉबिंग था और फेस जल रहा था जैसे पब्लिक में 100 बार स्लैप पड़ी हो। मुझे फाइनली समझ आया कि सू ने उस रात मुझे ड्रंक क्यों करवाया था। मतलब वो बस मुझे यूज करना चाहती थी ब्रदर लोन से वो वीडियो वापस लेने के लिए। मैं थोड़ा काम हुआ, डोर खोला और हॉलवे में निकल आया। पब्लिक में खुद को स्लैप मारी, फिर स्लम्प्ड शोल्डर्स और आंखों में बिटरनेस लिए एलिवेटर में घुस गया। अगले दिन जैसे ही मैं असिस्टेंट्स के ऑफिस में आया, मैंने सू को ब्लैक ट्रैक सूट में अपना सामान एक बॉक्स में पैक करते देखा। मैं आया तो सुएन ने जेंटली कहा, आयु तुम अच्छे इंसान हो, एनीवे थैंक यू। मैं एक मोमेंट साइलेंट रहा, फिर रिप्लाई किया, थैंक यू भी। सुमेन ने हेल्प नहीं किया और पूछ ही लिया, मुझे थैंक यू किस लिए? एक लेसन सिखाने के लिए। ये जाहिर है, मैंने मन में कहा, अगर जोर से कहता तो बस लूजर जैसा लगता। आखिरकार मैंने सिर हिलाया और कामली बोला, कुछ नहीं, तो मैं चलता हूँ। सुमेन ने कुछ और ऐड नहीं किया, बॉक्स उठाया और ऑफिस से चली गई। थोड़ी देर बाद जान मिन यू ने एंट्री की, साथ में 30 के दशक में एक वुमन थी, ब्लैक हेयर थे। इनू, ये तुम्हारी नई कॉलीग है। मैंने नॉड किया। हेलो। वो काले बालों वाली औरत आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हम दोनों ने हाथ मिलाया और फिर मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। एक पल के लिए, अंदर आओ जे। मिनू ने मुझे इशारा किया, डोर खोला और अंदर चली गई अपने प्रेसिडेंट्स ऑफिस में। मैं उसके पीछे गया और पूछा, डायरेक्टर यान, कोई इंस्ट्रक्शंस? क्या तुम मेरे साथ सुफो सिटी चल सकते हो? प्लेन 10 बजे है, जे मीनू ने कहा और अपने कंप्यूटर पर टाइप करने लगी। साफ दिख रहा था कि आज वो बेहद बिजी थी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जाता हूँ। जान मीनू ने सिर उठाया जैसे कुछ याद आया हो। हाँ, और सुनो, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, मैंने 5000 और ऐड किए हैं। और शुक्रिया, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मैनेजर यान बहुत ज्यादा पोलाइट है। मैं प्रेसिडेंट्स ऑफिस से बाहर निकला। वो खूबसूरत बॉस ऊपर बैठी है, ठंडी और रूथलेस, लेकिन उसके एक्शंस दिल को छू जाते हैं। न सिर्फ उसने मुझे 6 लाख का बोनस दिया, न सिर्फ मेरी इमरजेंसी सॉल्व की, बल्कि सैलरी भी बढ़ा दी। और इसके उलट मैंने लिलू और सुमेन को अपना पूरा दिल दिया। नतीजा क्या निकला? एक ने धोखा दिया, दूसरे ने इस्तेमाल किया। सिर्फ जान मीनू के साथ ही मेरी मेहनत का सही मोल मिला। खूबसूरत भी है, किरदार भी अच्छा है, लेकिन है एक अनछुई गॉडेस। दुनिया के ज्यादातर मर्द शायद उसके काबिल ही नहीं। मन में एक अजीब सी उदासी थी, थोड़ा दर्द भी। आखिर मेरी लव लाइफ इतनी उलझी हुई क्यों है? क्या मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी? थोड़ी देर में 10 बज गए और जान मीनू के साथ मैं सुचन सिटी की फ्लाइट में बैठ गया। 1 घंटे की उस फ्लाइट में कम से कम 5-6 मर्दों ने उसके पास आकर फ्लर्ट करने की कोशिश की। जान मीनू ने माथे पर बल डाले और एक एक को ऐसे डिसमिस किया कि किसी के लिए कोई इल्यूजन की गुंजाइश ही नहीं बची। दोपहर में प्लेन लैंड हुआ। जान मीनू एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकली, मैं उसके पीछे था। जैसे ही वो बाहर आई, एक वेल ड्रेस्ड कपल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मीनू, आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड से मिलने का मौका मिला, क्या परिचय करवाओगी? नाम है इनू। सूट पहने उस आदमी ने खुद आगे बढ़कर कहा, ब्रदर इन लॉ, पहली मुलाकात है, अभी ज्यादा जान पहचान नहीं है। लंच के बाद ग्रैंडमा को फैमिली आउटिंग पर ले जा रहे हैं। सुना है 1 साल हो गए शादी को और ग्रैंडमा पूरे साल इसी का जिक्र करती रही हैं। जान मीनू ने सिर हिलाया। उस कपल की अगुवाई में हम सब एक शानदार कार में बैठ गए। रास्ते में मैं विंडो से सट कर उनकी बातें सुनता रहा। पता चला उस आदमी का नाम टैन चुनिन है, चेन के एक जाने माने बिजनेसमैन। लेकिन जान मीनू का रिश्ता उससे बिजनेस का नहीं था। जान मीनू 3 साल की उम्र से टैन परिवार के साथ रही थी, तान चुनिन की ग्रैंडमा की देखरेख में, तकरीबन 10 साल की उम्र तक, जब वो घर वापस आई। उन सालों में यान फैमिली के सबसे मुश्किल दिन थे। मजबूरी में उन्हें अपनी पोती को ग्रैंडमा टान के पास छोड़ना पड़ा था। इसीलिए अगले 10 साल जान मीनू ने तान चुनिन को बड़े भाई की तरह और ग्रैंडमा टान को ग्रैंडमा की तरह पुकारा। लेकिन पिछले महीने घर वापस आने के बाद वो इतनी बिजी रही कि एक दिन भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। आज पहली बार उसने वक्त निकाला था ग्रैंडमा टेन से मिलने का। ग्रैंडमा टेन को पहले से पता था कि जान मीनू की शादी हो चुकी है, क्योंकि उसी दिन दोपहर को जान मीनू फॉरेन चली गई थी ब्रांच का काम देखने, पूरा 1 साल।
साल। कल रात ग्रैंडमा तान ने जान मीनू को कॉल किया था अपने नाती दामाद के बारे में पूछने के लिए, तो उसे कहना पड़ा कि आज उसे साथ लाएगी ताकि वो बुजुर्ग जो ऑलमोस्ट 90 साल की थी उसे देख सकें। वो डरती थी कि अगर उन्हें पता चला कि डिवोर्स हो चुकी है तो वो चिंता में डूब जाएंगी। थोड़ी देर में वो लग्जरी कार शहर के बाहरी इलाके में एक एस्टेट के दरवाजे पर रुकी। उतरते हुए जान मीनू ने तंग चुनिन से कहा, बड़े भाई तुम और भाभी अंदर जाओ, मुझे इनू से एक पल बात करनी है, फिर हम दोनों आकर ग्रैंडमा से मिलते हैं। तांग चुनिन ने हल्की मुस्कान के साथ एस्टेट में कदम रखा। इनू जे मिंजू ने होंठ दबाए, चेहरे पर माफी का भाव था। कल रात ठीक से सोई नहीं, प्लेन में नींद आ गई और भूल गई बताना कि तुम्हें मेरा हस्बैंड बनकर प्रिटेंड करना है। ठीक है, मैंने शांति से कहा। पहले इस खूबसूरत बॉस का हस्बैंड बनने का ख्याल मुझे बेहद खुश करता, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद औरतें, खासकर खूबसूरत औरतें, अब मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। तो गलत मत समझना, ये लो, कहना कि ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट है। जे मिंजू ने अपने बैग से एक एलिगेंट बॉक्स निकाला। वो थोड़ी इरिटेट हुई। इस बंदे की वाइफ इतनी खूबसूरत है, जब पता चला कि मेरा हस्बैंड बन सकता है तो इतना अनइंटरेस्टेड क्यों है। मजबूरी में उसे मेरा हाथ थामना पड़ा। मेरा बदन थोड़ा टेंस हो गया। खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर। मुझे डर था कि जान मीनू के साथ इस कांटेक्ट में मैं धीरे धीरे उसमें डूबता चला जाऊंगा, उस बॉटमलेस इमोशनल एबिस में वापस। मिन्यू को थोड़ा गुस्सा आया। ये बंदा पहले भी दूसरी औरतों को गले लगा चुका है। जब मैंने उसका हाथ थामा तो उसका बदन पीछे हट गया। मैंने एक हल्की सांस ली और अपने उलझे हुए ख्यालों को शांत करके जान मीनू के साथ एस्टेट में दाखिल हुआ। अभी कोर्टयार्ड में कदम ही रखे थे कि एक बुजुर्ग फिगर चुस्ती से दौड़ती हुई बाहर आई। ग्रैंडमा धीरे चलिए। तान चुनिन और उसकी वाइफ परेशान भी थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ग्रैंडमा तान के पीछे दौड़े। जे मीनू ने प्यार से आवाज लगाई। वो भी 2 कदम तेज चली और उस बुजुर्ग को गले लगा लिया जिसने उसे पूरे 20 साल पाला था। मिन्यू, तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो, ग्रैंडमा टैन ने कहा और अपना झुर्रियों से भरा हाथ बढ़ाकर जे मीनू का चेहरा प्यार से सहलाया। अच्छा, मेरा स्टेप ग्रैंडसन कहाँ है? ग्रैंडमा, मैं यहाँ हूँ। मुझे समझ आया कि ग्रैंडमा टैन की नजर ज्यादा ठीक नहीं है। वो हाथों से छूकर महसूस करती हैं। जल्दी स्टेप ग्रैंडसन को यहाँ आने दो, ग्रैंडमा देखना चाहती है। ग्रैंडमा टैंग ने उत्साह से मेरी तरफ सिर घुमाया। मैं आगे बढ़ा, लेकिन मैं जान मीनू से काफी लंबा था, 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, इसलिए मुझे झुकना पड़ा ताकि ग्रैंडमा टैंग मेरा चेहरा छू सके। बिल्कुल वैसा ही जैसा मीनू के दादाजी ने कहा था। एक हैंडसम लड़का है, ग्रैंडमा ने खुश होकर कहा। ग्रैंडमा, ये गिफ्ट है जो मीनू और मैंने आपके लिए लाया है। मैं झूठ बोलने वाला नहीं था, इसलिए जान मीनू ने जो बॉक्स दिया था उसे ग्रैंडमा तान के हाथों में रखते हुए कहा कि हम दोनों ने मिलकर लाया है। जे मिन्यू ने बॉक्स खोला। अंदर एक चमकीला हरा ब्रेसलेट था जो साफ दिख रहा था कि बहुत कीमती है। मिनू, इन सालों में तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर पैसे खर्च कर दिए। ग्रैंडमा तान ने प्यार से यन मिनू का हाथ थपथपाया, जिसने मीठेपन से कहा, ग्रैंडमा तान, यह तो बस एक छोटी सी निशानी है। चुनजिन, खाना तैयार है। माइन्यू और ग्रैंडसन इन लॉ इतनी देर से प्लेन में थे, भूखे होंगे। ग्रैंडमा तान ने अपने ग्रैंडसन को आवाज दी। तान चुनिन मुस्कुराते हुए ग्रैंडमा को थाम कर आया। ग्रैंडमा, मैं यहाँ हूँ, सुबह से ही किचन स्टाफ को तैयारी में लगा दिया था। मिनू, ग्रैंडसन इन लॉ, आओ अपने होम टाउन का खाना ट्राई करो। आज जाना नहीं है, खाना खत्म करके जाना, समझे? ग्रैंडमा टैन ने नकली सख्ती दिखाते हुए कहा। ठीक है ग्रैंडमा तान, हम नहीं जाएंगे। जानमिन यू ने भी ग्रैंडमा तान को थाम लिया। ग्रैंडमा ने मेरी तरफ देखा और हम सब डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। डोंगई के खाने के मुकाबले सुजो का खाना हल्का था, थोड़ी मिठास भी थी। तानचुन जिन को डर था कि मिंडू को सूट नहीं करेगा, इसलिए उसने चिल्ली ओनेल सॉस का एक बाउल भी तैयार करवाया। सच तो यह था कि उनकी आज की सक्सेस में यांग फैमिली का बड़ा हाथ था, इसीलिए वो जान मिनू के प्रति इतनी उदार थी। ब्रदर इन लॉ के तौर पर भी उन्होंने मुझे बहुत वार्मत दी। एक पल के लिए मैं स्टंडन रह गया और थोड़ा गिल्टी भी महसूस हुआ, जैसे मैं कोई चोर हूँ जिसने वो खुशी चुरा ली जो असल में मेरी थी ही नहीं। वो शानदार दावत बेस्वाद लग रही थी। हालांकि चेहरे पर पोलाइट स्माइल बनाए रखा। ग्रैंडमा तान ने जो भी पूछा जवाब देता रहा। कोई चारा नहीं, बड़े होना ऐसा ही होता है। जाओ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ घूमो, बाद में कॉल करते हैं। ग्रैंडमा की एक पुरानी सहेली भी आज पार्क में है, उनसे मिलने ले जाता हूँ। ठीक है जे, मिनू ने सिर हिलाया। अच्छा मिनू, वाक्सी एलिमेंट्री स्कूल जहाँ तुमने पढ़ी थी अब पार्क के वेस्ट साइड पर शिफ्ट हो गई है। तुम्हारी टीचर यू अब प्रिंसिपल हैं, जाते जाते मिल लेना। जाते वक्त टंग चुन जिन ने टीचर यू का जिक्र किया। अब प्रिंसिपल हैं तो वेस्ट साइड से गुजरते हुए मिल लूंगी। जे, मिनू को जरूर वो एलिमेंट्री स्कूल के दिन याद आ गए होंगे, क्योंकि वो जिंदगी का सबसे मासूम और खूबसूरत वक्त था। जे मिनू यादों में डूब गई। वो शून्य में देखती रही जब तक मिनू ने उसका नाम नहीं लिया। जे, मिनू एकदम चौंकी। उसने अपने लंबे बालों को कान के पीछे किया और बिना किसी मकसद के म्यू के साथ मैंशन के बाहर चलने लगी। आज उसने लंबी व्हाइट ड्रेस पहनी थी। उसके बाल जैसे एक वाटरफॉल हो कंधों पर बहते थे। ऑफिस वाला वो ठंडा चेहरा आज नहीं था, आज उसमें एक मिठास थी, एक अलग ही चार्म। मैनेजर जे, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। पार्क एक सुंदर पेंटिंग की तरह था और उस पेंटिंग में जान मिनू वो शख्सियत थी। यह मुंह से निकल गया, रोक नहीं सका। तुमने ये बहुत सी औरतों से कहा होगा है ना? जान मिनू रुकी। उसकी
आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैंने कड़वाहट भरी हंसी हंसी कहा, नहीं, लेकिन तुम मानोगी नहीं। उसकी आंखों की गहराइयों में मेरे प्रति अविश्वास साफ दिख रहा था। सच में वो मानी नहीं। और बस जब मैं जानमिन यू से थोड़ी बात करना चाहता था, टॉपिक वहीं दफन हो गया। हम चुपचाप चलते रहे। जब वैक्सी एलिमेंट्री स्कूल के एंट्रेंस पर पहुंचे तो प्रिंसिपल पहले से वहां थे, कुछ टीचर्स के साथ। उन्होंने अपना ब्लैक फ्रेम्ड चश्मा ठीक किया और जैसे आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन दिनों टैन फैमिली इतनी अमीर नहीं थी। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए जान मिनू एक आम लड़की की तरह रहती थी। कौन सोच सकता था कि 10 से ज्यादा साल बाद वो न सिर्फ एक स्टनिंग ब्यूटी बन जाएगी, बल्कि डोनाई में मशहूर सीआई ग्रुप की ओनर, अरबों की फॉर्चून वाली बॉस। जे मिंजू ने प्रिंसिपल के पास जाकर प्यार से कहा, प्रोफेसर यू, बहुत वक्त बाद आप बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, प्रैक्टिकली गंजा हो रहा हूँ और रिटायर होने वाला हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। प्रिंसिपल ने अपना सिर छूते हुए कहा, आप बच्चों की बहुत चिंता करते हैं। वैसे आपको कैसे पता कि मैं आ रही हूँ? मिनू ने हैरानी से पूछा। प्रेसिडेंट टैन ने कॉल किया था, उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी डोनेट की है, उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी। अब तुम सब यंग लोग आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल ने एक लंबी सांस ली। हाँ, उन्होंने आखिर इशारा किया। मिनू, अंदर चलो, बात करते हैं। ठीक है प्रोफेसर यू, जान मिनू ने सिर हिलाया। प्रिंसिपल यू की अगुवाई में स्कूल का टूर हुआ और फिर जान मिनू ने कहा, प्रिंसिपल, स्कूल को क्या चाहिए? मैं भी अपनी पुरानी स्कूल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्कूल नई है, फिलहाल कुछ कम नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारी यह इच्छा है तो एक जगह ले जाता हूँ। प्रिंसिपल ने जानबूझकर सस्पेंस में छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जान मिनू ने तुरंत कहा। मेरे साथ आओ। डायरेक्टर उन दोनों को लेकर गए। इन सालों में जो अनाथ बच्चे हमने लिए हैं, उनके रेजिडेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, इसलिए स्कूल में एनरोल नहीं हो सकते। बस हमारे टीचर्स ही उन्हें पढ़ाते हैं। टीचर्स की सैलरी ज्यादा नहीं है और इन बच्चों का खर्च एक बड़ा बोझ है। प्रिंसिपल ने हल्की सांस ली। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। मैं हर साल ऑर्फनेज को फिक्स्ड 20 लाख डोनेट करूंगी और आप उन फंड्स को जरूरतमंद बच्चों में बांटिए। जे मिनू ने उन मासूम बचकाने चेहरों को देखा और उसकी आंखें भर आईं। ठीक है मिनू, बच्चों की तरफ से शुक्रिया। प्रिंसिपल ने भी लाल आंखों से कहा। बच्चों, अब से तुम्हें रोज दूध मिलेगा और केक भी खरीद सकते हो। प्रिंसिपल ने तालियां बजाईं। खेल रहे बच्चे तेजी से दौड़ते हुए आए और घेरा बना लिया। शुक्रिया ग्रैंडपा, शुक्रिया खूबसूरत दीदी, शुक्रिया भैया, बच्चों ने एक साथ कहा। उनकी समझदारी दिल को छू गई। टीचर, थोड़ी देर बच्चों के साथ रहिए, इनू और मैं अभी वापस आते हैं। जान मिनू ने पलक झपकाई। बहुत दिनों बाद उसकी आंखें इतनी नम हुई थीं। हम बाहर निकले। जान मिनू का परफेक्ट प्रोफाइल देखते हुए मैं रोक नहीं सका। मिस जान, कहाँ जा रहे हैं? माय मिनू ने कहा। सुपरमार्केट, चीजें खरीदनी है। तुम बहुत ताकतवर हो, कैरी करने में हेल्प करो। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। शायद मेरे पास डोनेट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन यह तो कर सकता हूँ। थोड़ी देर में हम दोनों एक बड़े सुपरमार्केट पहुंचे। पहले ओनर से कुछ बड़े बोरे मांगे और फिर सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। आखिर में 4 बोरे भर गए। सुपरमार्केट का ओनर इतना खुश हुआ कि उसने 2 एम्प्लॉइज को भी साथ भेजा चीजें ऑर्फनेज तक पहुंचाने के लिए। बच्चे तो खुश थे ही, बार बार मीनू को खूबसूरत डीडी बुलाते रहे, जिससे जे मीनू के नॉर्मली आईसी चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और मैं एक पल के लिए स्टंड रह गया। मेरी नजर में यह खूबसूरत बॉस एक ऐसी शख्सियत थी जिसका चेहरा लगभग हमेशा भावहीन रहता था और उसकी खूबसूरत आंखें एक एब्स की तरह थीं। कोई नहीं जान सकता था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन आज यहाँ आने से उसकी मुस्कान बार बार आ रही थी। बड़े लोग हमेशा 1 या 2 मास्क पहनते हैं, शायद यही असली वो है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऑफिस में इतनी ठंडी और सुपीरियर दिखने वाली ये इंसान प्राइवेटली इतना दिल रखती होगी। काश उसकी पहचान इतनी बड़ी न होती तो शायद मैं सच में उसे जीतने की कोशिश करता, लेकिन काश और शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं जी जाती। खूबसूरत बॉस को बच्चों के साथ खेलते देखते हुए मेरा मन उलझा हुआ था। चुपके से मैंने फोन निकाला और जे मिनू की मुस्कुराती हुई तस्वीर खींच ली। सोचा कि कंपनी वापस जाने पर यह नजारा फिर नहीं मिलेगा। जान मिनू, ये क्या कर रहे हो? वो ताड़ गई। खड़ी होकर मुझे मॉकिंग स्माइल देते हुए धीरे से बोली, बेवकूफ, फोटोज लेने का एक्सपीरियंस तक नहीं, न साउंड बंद किया न फ्लैश। मैं बच्चों की फोटो ले रहा था, मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। जे मिंजू मेरे पास आई, अपना गोरा हाथ बढ़ाया और बोली, दिखाओ। इंस्टिंक्टिवली मैंने फोन उसे दे दिया। जे मिनू ने फोन में अपनी तस्वीर देखी और कुछ सेकंड्स बाद कहा, फोटो लेना बिल्कुल नहीं आता, अगली बार मत लेना। मैंने जल्दी से फोन रख लिया। मुझे लगा था कि प्रीटी बॉस गुस्सा होगी, लेकिन गलत था। आज वो अच्छे मूड में लग रही थी। कंपनी में होती तो डेफिनेटली फोटोज डिलीट करवाती और अच्छी खासी डांट भी पड़ती। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल चले गए। देर हो चुकी थी, इसलिए जान मिनू और इनू को लेकर स्कूल वापस गए। तभी टांग चुनिन का भी कॉल आया। जान मिनू ने प्रिंसिपल उकिंगिन से विदाई ली और वापस उसी रास्ते से ग्रैंडमा टान की मैंशन की तरफ निकल पड़े। किचन में एक शानदार रात का खाना पहले से तैयार था। टांग चुनिन कई पुराने वाइन की बॉटल्स भी ले आया और सबके लिए ग्लास भरा। मैंने तुरंत कह दिया, वाई मिनू, तुम सिर्फ एक ही ग्लास लोगे। यह मुंह से ऑलमोस्ट हैबिट की तरह निकल गया। मैंने लगभग उन्हें मिसेस यान बुला ही दिया था। वाह, ब्रदर इन लॉ तो तुम्हें अच्छे से कंट्रोल में रखते हैं, तांग चुनजिन ने हंसते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया कि एक्सप्लेन कैसे करूं, बस बेवकूफों की तरह मुस्कुराता रहा। जान एमयू ने आंखें घुमाई। लग रहा था जैसे वो सच में वाइफ के रोल में घुस गई है, जिससे मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, बकवास सोचना बंद करो। सभी
सभी औरतें एक्टिंग में माहिर होती हैं, वो बस टैन फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए दिखावा कर रही हैं। अगर तुमने यह सीरियसली लिया तो हार जाओगे। मीनू, तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को इतना अच्छा साथ देखकर मन हल्का हो गया। जब ग्रैंडपा ने बताया था कि तुम शादी के लिए ज्यादा तैयार नहीं थी तो ग्रैंडमा और मैं कुछ देर के लिए चिंता में पड़ गए थे, तान चुनिन ने राहत से कहा। जान मीनू ने बस सिर हिलाया। फीलिंग्स कल्टीवेट हो जाती हैं, चलो पीते हैं। मीनू ज्यादा नहीं पी सकती। ब्रदर इन लॉ, आज रात तुम्हें थोड़ा ज्यादा पीना होगा। अरे ग्रैंडमा, धीरे पियो। टांग चुनिन ने अभी ग्लास उठाया ही था कि देखा ग्रैंडमा टैंग ने एक ही घूंट में सब खत्म कर दिया। आम दिनों में तुम पीने नहीं देते, लेकिन आज मीनू के साथ मैं खुश हूँ और कुछ ड्रिंक्स लेना चाहती हूँ। और दो, ग्रैंडमा तान ने बच्चों जैसे हंसते हुए कहा। टांग चुनिन के हंसे भी नहीं बना और रोए भी नहीं बना। ग्रैंडमा, थोड़ी और पी सकती हो? लेकिन धीरे धीरे। जे मिंजू ने ग्लास उठाया और खड़ी हो गई। ग्रैंडमा, बड़े भाई और भाभी, आप सबको अच्छी सेहत और खुशी मिले। मैं भी तुरंत खड़ा हो गया। ग्रैंडमा, बड़े भाई, भाभी, मेरी तरफ से भी। टंग चुनिन ने एक ही घूंट में ग्लास खाली किया और मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर इन लॉ, एक और डालता हूँ। पता ही नहीं चला कब पूरी बोतल खत्म हो गई। मुझे जे मीनू ने चुपके से पैर पर ठोकर मारी और बोली, धीरे पियो, अभी से तुतलाने लगे हो। मीनू के कहने पर टांग चुनिन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर न मैं पीऊंगा न ब्रदर इन लॉ, अगली बार ठीक से पियेंगे। मैंने लाल चेहरे के साथ कहा। ठीक है बड़े भाई, अगली बार। उस दिन मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा। चलो आराम करो। टैंग चुनिन उठा और आगे हो गया। मैंशन बहुत बड़ी थी। कभी कभी दोस्त रिश्तेदार आते थे, इसलिए बनाते वक्त कई गेस्ट रूम्स तैयार किए गए थे, किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। थोड़ी देर में वो बैक कोर्टयार्ड पहुंचे। टांग चुनिन ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मीनू, ब्रदर इन लॉ, जल्दी आराम करो। जान मिन यू ने सिर झुकाया, चेहरा थोड़ा लाल था। अच्छा हुआ रात का अंधेरा था और टंग चुन जिन भी काफी पी चुका था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। टंग चुन जिन के जाते ही मैं रोक नहीं सका। मिसेस यान, ये क्या है? सोना साथ। कुछ मत सोचना। जे मिनू ने मुझे घूरा। जाहिर है, एक मर्द और एक औरत अकेले हों तो दिमाग में बुरे ख्याल ही आते हैं। मैं बस पूछ रहा था। सोने का एक लिटरल मतलब होता है और एक गहरा। काफी पी चुका था, हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। पहले अंदर जाओ, जे मिनू ने कहा और कमरे में दाखिल हुई। फोन निकाला, देखा और बोली, पहले नहा लो, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैंने बेपरवाही से कहा। पूरा दिन यान मिनू के साथ भागते दौड़ते थकान हो गई थी। बाथरूम में जाकर जल्दी से नहाया। टैन फैमिली की रखी हुई पजामे पहनी, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले और सोफा पर ढेर हो गया। शराब से आंखें धुंधली हो रही थी। टीवी देखता रहा। एक ही बेड था। जे मिनू के आने से पहले उस पर लेटना ठीक नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद जे मिनू हाथ में फोन लिए अंदर आई। आधे सोए हुए मुझे देखा और बोली, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाती हूँ। मैं चौंका और तुरंत बोल पड़ा, इस सिचुएशन में सोफा पर मुझे सोना चाहिए। जो मर्जी। जे मिंजू ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और मन में बड़बड़ाई, क्या फूहड़ आदमी है? बस उसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं अच्छी बात करके उसे बेड पर सुलाना चाहती थी। अब सोफा चाहिए तो सोफा पर सोए, मैं टीवी देखकर सो जाऊंगी। मैंने मन में कहा, कोई और रास्ता नहीं। वो बॉस है, बॉस हमेशा सही होती है। जे मिंजू ने मुझे देखा और पूछा, बाथरूम में पैजामेज हैं, नहा सकती हूँ? हाँ। बड़े भाई ने 2 सेट्स रखवाए थे। जे मिंजू बिना कुछ कहे बाथरूम का डोर खोलकर अंदर चली गई। बाहर टीवी की आवाज आ रही थी। जान मिनू के छोटे हाथों ने ड्रेस का जिपर पकड़ा, लेकिन खींचा नहीं, क्योंकि डोर के उस तरफ एक मर्द बैठा था और वो बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डोर बंद नहीं है और वो उस आदमी के सामने नहाने जा रही है, जिससे शर्म आई। लेकिन वो क्लीन फ्रीक थी, बिना नहाए नींद नहीं आती थी। जे मिनू ने बेहद सावधानी से काम किया। अपना कान ग्लास डोर से लगाया। डर था कि कहीं इनू उसके नहाने का फायदा उठाकर डोर न खोल दे, लेकिन जल्द ही वो दूसरी बातों में खो गई। जब मैंने होश में देखा तो जान मिनू नाइट गाउन के ऊपर पजामास पहने मेरे कपड़े टांग रही थी। उसका केयरफुल एक्सप्रेशन सच में किसी समझदार वाइफ जैसा था। यह देखकर बहुत शर्म आई। मैं तो बस एक मामूली असिस्टेंट हूँ और वो अरबों की कंपनी की प्रेसिडेंट। थोड़ी देर बाद जे मिंजू वापस कमरे में आई और मुझ पर एक नजर डाली। अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, मैंने सच बता दिया। सच में कोई और मर्द होता जो जान मिंजू जैसी औरत के साथ कमरे में हो, उसे भला नींद कहाँ आती। फिर हम बातें करने लगे। जे मिनू को भी नींद नहीं आ रही थी। जाहिर है, किसी मर्द की बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि रात को आराम करते वक्त कमरे में किसी मर्द की प्रेजेंस उसे सूट नहीं करती थी। बचपन से इंडिपेंडेंस और शांति पसंद थी उसे। एक तरफ यह उसकी पर्सनैलिटी थी, दूसरी तरफ माँ बाप की अनंत लड़ाइयों से बचने का जरिया। जब एडल्ट हुई तो यान फैमिली का घर छोड़ दिया। शानजन मैंशन में अकेले रहने लगी। मैंने सिर हिलाया और थोड़ा खिसका। सोफा पर जान मिनू के लिए जगह बनाई। जब वो बैठी तो मैंने खुद पहल की। मिसेज यान, मुझे क्यूरियोसिटी है, आप जैसी स्टैंडिंग की औरत पार्टनर चुनते वक्त कौन सी बातें देखती है? जान मिनू ने हल्की मुस्कान दी। पहले विजुअल केमिस्ट्री होनी चाहिए, पहली नजर में अच्छा लगे। दूसरा, इंटीग्रिटी जरूरी है। तीसरा, लव में फेथफुल हो। चौथा, माँ बाप की
इज्जत करे। जान मीनू ने सोचा कि लव में उसे खास सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने सोचा और पूछा, और कैपेबिलिटी भी मैटर करती है। जब तक लेजी नहीं है, पॉजिटिव और प्रोएक्टिव है, बहुत टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं। मतलब जो मैं कमाती हूँ वो लाइफ टाइम में खत्म नहीं होगा, जे मीनू ने बेहद सीरियसली कहा जब वो जल्दी शादी को एग्री करने की बात कर रही थी। ग्रैंडफादर के पास एक डिलीवरी मैन के साथ रहकर उसने दिखाया कि वो पार्टनर के स्टेटस या पोजीशन को ज्यादा मैटर नहीं देती, बस अच्छा दिल हो, लव में फेथफुल हो और माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, बस। तो मिस जैन, इन्हें जीतना तो काफी आसान है। मैंने चौड़ी मुस्कान के साथ जोक किया। मुश्किल नहीं है। लेकिन जान मीनू ने सीरियसली जवाब दिया, मैंने कहा था कि विजुअल केमिस्ट्री पहले आती है। अब तक जो मर्द मुझे सच में पसंद आए वो आए ही नहीं। मैंने मुंह से एक आवाज निकाली, तब तो मिस यान आपके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल कम नहीं है। मैं भी कोई आम औरत नहीं हूँ, है ना? जान मीनू ने पलटकर पूछा। सच है, आप बिल्कुल सही हैं। मैं मुस्कुराया और फिर लगा जैसे पूरा बदन आग में जल रहा हो। मिसेस जान, इतनी गर्मी क्यों है? एयर कंडीशनिंग चलाई है ना? जे मीनू हैरान हुई और नाक सिकोड़ी। हवा में एक अजीब हल्की सी खुशबू तैरती महसूस हुई जिसने उसके ठंडे और शांत मन में हलचल मचा दी। तुमने मुझे ड्रग दिया है? जे मीनू का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में दो ठंडी चमक आ गई जब उसने इनू पर नजर टिकाई। मिस यान, अगर मुझे सच में आप में दिलचस्पी होती तो ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो असल में क्या हो रहा है? जान मीनू उठकर टांग चुनिन को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदन में इतनी कमजोरी थी कि हिल भी नहीं सकती थी। मैं तुरंत उठा और बोला, मुझे नहीं पता, मैं ब्रदर्स को ढूंढता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बेहतर थी, इसलिए हिल डुल सकता था, लेकिन डोर तक पहुंचकर देखा कि वो खुल ही नहीं रहा। माथे पर बल आए, मुड़कर बोला, मिसेस यान, डोर बाहर से लॉक है। जान मीनू की सांस रुक गई। क्या टैंग चुनिन ने उन्हें ड्रग दिया? लेकिन क्यों? ये जरूर उसकी माल उन्यान की करतूत होगी। जे मीनू कंफ्यूज थी, अपने जजमेंट पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। शायद ब्रदर्स को भी ड्रग दिया गया हो और कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मेरे मन में भी आया कि यह तान चुनिन का काम है, लेकिन सोचने पर इम्पॉसिबल लगा। वो और जान मीनू भाई बहन जैसे थे। ये समझ में नहीं आता कि वो उसे ड्रग करे ताकि वो मुझसे, उसके छोटे बॉडीगार्ड से करीब आ सके। उसी वक्त तांग चुनिन के स्टडी में उसकी वाइफ हल्के से होंठ दबा रही थी। चुनजिन, हम जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। इसमें गलत क्या है? जब कॉल आया तो तुमने भी सुना था। मैं मीनू की मदद कर रहा हूँ, तान चुनिन ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ और मुझे लग रहा है कि मीनू को इनू से रोमांटिकली कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं उन्हें करीब ला रहा हूँ। तांग चुनिन की वाइफ चुप रही। वाइफ, ज्यादा मत सोचो। तांग चुनिन उठा, वाइफ का हाथ थामा और बोला, हम भी आराम करते हैं, शायद मीनू बाद में शुक्रगुजार हो, उम्मीद है। तांग चुनिन की वाइफ बहुत कंफ्यूज थी। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में चाहे औरत की स्टेटस कितनी भी ऊंची हो, वो अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल खो ही देती है। दूसरी तरफ जान मीनू अपने हाथ रोक नहीं पा रही थी और अपने पजामास के बटन्स खोलने लगी जैसे बदन के अंदर आग जल रही हो। बिना कपड़ों के ही थोड़ी ठंडक मिलती। मिसेस यान, मैं पसीने से भीग रहा था, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैंने कहा। फिर डिसाइसिवली बाथरूम में जाकर डोर लॉक कर लिया, टैप खोला और ठंडा पानी खुद पर गिरने दिया। अजीब बात यह थी कि ठंडा पानी पड़ने के बावजूद वो आग और भड़कना चाहती थी। आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दीवार से सिर मारने लगा। जे मीनू ने आवाज सुनी और समझ गई कि यह मर्द खुद को रोकने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। दिल में एक अजीब इमोशन और गिल्ट उमड़ा। पहले उसने यह भी सोचा था कि शायद इसी ने ड्रग मिलाया हो, उससे कितना दर्द हुआ होगा। अगले दिन सूरज निकला और उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे कोर्टयार्ड पर फैल गई। जे मीनू को नहीं पता था कि उसने रात कैसे गुजारी। पसीने से भीगी हुई थी। मैं पूरी रात बाथरूम में रहा था। माथे पर दीवार से मारने के निशान थे। जान मिंजू बाथरूम डोर के पास आई और भर्राई हुई आवाज में बोली, अब बाहर आ जाओ, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर मैंने डोर खोला और देखा जान मीनू के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। मैंने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस जान, आपका बॉडीगार्ड होना लिटरली एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में कूदना है। जान मीनू ने दांत पीसे और कहा, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी। तो आज हमें डॉन गाई वापस जाना होगा, मुझे थोड़ी नींद चाहिए। जे मीनू ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं भी मुंह धोकर सो जाती हूँ। वो गई तो इनू सोफा पर पहले से खर्राटे ले रहा था। वो भी भारे सिर के साथ बेडरूम में घुसी और बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। सुबह थोड़ी देर सोने के बाद एनर्जी थोड़ी वापस आई। कपड़े बदले और जान मीनू के साथ मेन हॉल में आया। तंचुनिन की फैमिली पहले से इंतजार कर रही थी। खाने के दौरान सब हंसते बोलते रहे जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। जान मीनू भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी और चुप रही। विदाई के वक्त टांग चुनिन ने मुझे अलग बुलाया और धीरे से पूछा, चेहरे पर निराशा का भाव था। इधर उसकी वाइफ ने यान मीनू के कान में धीरे से कहा, हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, वापस जाकर ग्रैंडपा से पूछना, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, जान मीनू ने एग्री किया। फिर टांगचुन जिन ने गाड़ी चलाकर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा। टर्मिनल में घुसते ही जे मीनू ने मुझे गहरी नजर से देखा और पूछा, हम कब निकले? बड़े भाई ने तुमसे क्या कहा? कल रात के बारे में पूछा था, जान मीनू ने जोर दिया। और तुमने क्या बताया? मैंने होंठ दबाए और जवाब दिया, सच बता दिया, तुम मेरी बॉस हो, गर्लफ्रेंड नहीं। भले ही दोनों डर गए हों, तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। जब प्लेन लैंड करे तो सीधे विनियन एवेन्यू ले जाना, मैंशन नंबर 1। जे मीनू
मीनू ने कहा, फिर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गई। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, दिमाग में नोट कर लिया। शाम को मैं विनियन एवेन्यू पहुंचा, एक शानदार मैंशन के एंट्रेंस के सामने। जा सकते हो? जान मीनू गाड़ी से उतरी और बेपरवाही से बोली, ठीक है, जरूरत होगी तो कॉल करूंगी। मैं भी उतरा और टैक्सी ली। जैसे ही टैक्सी निकली, जान मीनू ने मैंशन गेट पर पासवर्ड डाला और सीधे हरे भरे लॉन से होकर अंदर चली गई। कुछ अलग अलग विलास दिख रहे थे। यही 3 पीढ़ियों से यांग फैमिली का घर था। आजकल बस बुजुर्ग और कुछ सर्वेंट्स रहते थे। बुजुर्ग लिविंग रूम में थे। जे मीनू ने आवाज दी, मिन्यू, मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने खुद तुम्हारे पसंद के कुछ डिशेस बनाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ देखो, ग्रैंडपा का हाथ अभी भी उतना ही अच्छा है या बिगड़ गया है। अकेले बैठे उस बुजुर्ग को और उनका बूढ़ा चेहरा देखकर जान मीनू के दिल में एक टीस उठी। वो आई तो थी गुस्से से भरकर ग्रैंडपा से सवाल करने, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए और बाहर नहीं आए। MU, खाओ। बुजुर्ग ने उसे एक निवाला दिया। सब्जी का एक टुकड़ा मुंह में रखने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, इनू के बारे में क्या सोचती हो? कौन सा इनू? जे मीनू ने माथे पर बल डाले और पूछा, तुम्हारे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे बॉडीगार्ड का नाम एक ही है ना? तो बताओ, दोनों के बारे में क्या इंप्रेशन है? बुजुर्ग ने अपनी पोती को देखा। वो इनू जिससे झटपट शादी हुई थी, वो एक बदमाश है और मेरा बॉडीगार्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैंने उसे पीठ पीछे किसी और औरत के गले भी लगते देखा है। मर्दों में कुछ नहीं रखा, जान मिंडू ने गुस्से से कहा। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लगता है दोनों के बारे में तुम्हारी राय बहुत खराब है। इंजू ने इन दिनों जांच भी करवाई थी। पोती के अलावा उस इनू की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। ग्रैंडफादर, कहाँ गलत हो गए? कल रात तान फैमिली के साथ लगभग मुसीबत हो ही गई थी। जे मिंडू ने धीरे से पूछ ही लिया। वो मेरी गलती थी। मैंने इनू को कॉल किया था ताकि तुम अपने बॉडीगार्ड के साथ मिल जाओ। तुम्हारे देश वापस आने से पहले ही मैंने इस लड़के की जांच करवा ली थी। बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसका नाम भी इनू है। शायद यही नसीब का खेल है। बुजुर्ग ने आखिर अपनी पोती को ये नहीं बताया कि उसका बॉडीगार्ड दरअसल 1 साल पहले की उस झटपट शादी का हस्बैंड ही है, क्योंकि जब से पोती को होश आया था, माँ बाप एक दूसरे को धोखा देते थे और रोज झगड़ते थे। यहाँ तक कि बेटे के एक्सीडेंट की रात भी बहू किसी और मर्द के घर से आई थी। इसी वजह से पोती ने बचपन से ही अपनी फीलिंग्स बंद कर ली और अकेली रहने लगी। बड़े होने पर उसने घर बसाने का कोई इरादा नहीं रखा। यहाँ तक कि उनके प्रेशर में आकर जब इनू से झटपट शादी की तो फॉरेन ब्रांच का बहाना बनाकर पूरा 1 साल छिप गई। बुजुर्ग ने सब देखा था। जब तक वो और इनू एक दूसरे को पसंद करने न लगे, सच बताना कैसे हो सकता है? ग्रैंडफादर, यह तो बहुत बेतुका है, जान मीनू ने शिकायत की। उनके ग्रैंडफादर, जो कभी CI ग्रुप के कैप्टन थे, अब उम्र के साथ थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। बच्चों जैसी हरकतें करते थे। एक डिलीवरी मैन से झटपट शादी तो पहले ही झेली थी, अब बॉडीगार्ड को फेवर करने के लिए ड्रग दे दिया। जितना सोचती यन्मू उतनी ही नाराज होती। आंखों से आंसू फर्श पर गिरे और वो शिकायत करती रही। इस बार ग्रैंडफादर गलत थे। चाहो तो डांटो मुझे, आखिर शायद आगे यह मौका न मिले। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई मेडिकल रिपोर्ट निकाली और मेज पर रखी। ग्रैंडफादर, यह जे मीनू का दिल धक से हुआ और उसने तुरंत रिपोर्ट उठाकर पढ़ी। कार्डियक सिस्ट, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी। ग्रैंडफादर, ये कब से है? जे मीनू घबरा गई। ग्रैंडफादर की बाह पकड़कर आंसुओं से पूछा, डायग्नोसिस हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। हर रोज रोड पर जाकर बेहोश होने का नाटक करता था। 1 महीने में 20 बार बेहोश हुआ और किसी ने मदद नहीं की जब तक इनू ने नहीं उठाया। तब मुझे पता चल गया कि यही मेरा स्टेप ग्रैंडसन होगा। बुजुर्ग ने पोती का हाथ प्यार से थपथपाते हुए कहा। शांत आवाज में बोले, दरअसल ग्रैंडफादर तुम पर शादी के लिए जोर नहीं डाल रहा, लेकिन डर है कि मेरे जाने के बाद इस नासमझ लड़की की देखभाल कौन करेगा? ग्रैंडफादर, जे मीनू की आवाज टूट गई। तो ग्रैंडफादर ने जो भी किया सब उसी के लिए किया था। शायद थोड़ा बेतुका था, लेकिन था सब प्यार से। बेटी, ठीक है, ग्रैंडफादर इमॉर्टल नहीं है। बुढ़ापा और बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि तुम्हारी शादी नहीं देख सका। अगर एक ग्रेट ग्रैंडसन भी देख लेता तो और भी अच्छा होता। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। पोती बेचारी इतने डिस्फंक्शनल फैमिली में पली बढ़ी और अब लव लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी है। ग्रैंडफादर, कल हम दूसरे देश के लिए निकलते हैं। आपकी बीमारी का इलाज ढूंढूंगी। बुजुर्ग ने कुछ कहा, लेकिन जान मिन्यू को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक ही ख्याल था दिमाग में, अरबों खर्च कर दो, जो भी करना पड़े ग्रैंडफादर को ठीक करना है। ना समझ लड़की, अगर इस बीमारी का इलाज होता तो मैं पहले ही करवा लेता। बस शांत रहना जरूरी है। अचानक कोई झटका नहीं लगना चाहिए, वरना ज्यादा दिन नहीं टिकूंगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कड़वाहट भरी मुस्कान दी। जे मीनू को मेडिसिन की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि हेल्थी माइंड ही सबसे अच्छी दवा है। ग्रैंडफादर, चिंता मत करो, 30 साल की होने से पहले शादी कर लूंगी। जे मीनू ने होंठ दबाए। ग्रैंडफादर की सबसे बड़ी चिंता शादी बच्चे देखने की है, तो क्या कभी कोई सूटेबल मर्द नहीं मिलेगा? और अभी तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं हूँ। जे मीनू बस इतना ही कह सकी। सिर थोड़ा झुका हुआ था। बुजुर्ग की नजर से यह डिटेल छिपी नहीं। पोती को ऐसे देखकर मन ही मन एक लंबी सांस ली। पुराने दोस्त, लगता है तुम्हारे ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंडडॉटर का फैसला उन्हें खुद ही करना होगा। बस होने दो जो होना है। दूसरी तरफ शहर में मैंने नहाकर डिनर बनाने की तैयारी शुरू ही की थी कि फोन बजा। मेरी बहन थी। तुरंत उठाया। हेलो भैया, इने की रोनी आवाज फोन
में आई। आज बहुत बुरा दिन था। पहली ऑफिशियल फ्लाइट लेने ही वाली थी कि एक बिना नंबर प्लेट की वैन ने टक्कर मार दी। मैंने जल्दी से पूछा, तुम कैसी हो, ठीक हो? नहीं हो तो मैं अभी ट्रेन लेकर आता हूँ। भैया इतनी चिंता मत करो, बस एक छोटी सी खरोंच है, ऑनेंटमेंट लगा ली है, अब ठीक हूँ। डॉम में रेस्ट कर रही हूँ। बस डर है कि बॉसेस पर बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा। अगली ऑफिशियल फ्लाइट के लिए लंबा इंतजार करना होगा। गुफुनफुंजो सुनो, अगर फ्लाइट मिले तो उड़ो, नहीं मिले तो कोई और काम ढूंढो। मैंने तसल्ली दी। इनुई अभी भी ना नुकुर करती रही। हाँ, कोई चारा नहीं, 4 पूरे साल मेहनत की गु, लेकिन हर मेहनत का फल नहीं मिलता। जानता हूँ भाई। थोड़ी देर और बातें हुई, फिर फोन रख दिया। एग नूडल्स बनाए। खाते हुए एक टेक्स्ट आया, अगर नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन के साथ और कुछ हो तो 3 दिनों में डॉन गे छोड़ दो। क्या? बहन का एक्सीडेंट नहीं था। मेरी आंखें तंग हो गईं। पूरे बदन से एक ठंडी मर्डरस इंटेंट निकली। मैं एक स्पेशल यूनिट में था, फॉरेन मिशंस पर जाता था, हाथों से खून बहाया है, असली लड़ाइयाँ देखी हैं। मेरी पलकें 2 बार फड़की और मैंने रिप्लाई किया, क्या तुम ल्यूनन हो? दोनाई में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, दुश्मन भी नहीं। अगर कोई ग्रज है तो बस बॉस की माँ ल्यूनन से। पहले उसके आदमी को हटाया, फिर उसे नाइट स्काई से बाहर कर दिया। जाहिर है यह कॉन्फ्लिक्ट का बस एक हिस्सा है। असल बात यह है कि मेरे रहते वो जान मीनू पर हमला नहीं कर सकती, इसीलिए यह तरीका अपनाया है मुझे डोनाई छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। तभी रिप्लाई आया, डोना गए के बारे में इतने सवाल मत पूछो, वरना अगली बार तुम्हारी बहन की लाश मिलेगी। मेरे होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। मेरी बहन मेरी कमजोरी है, उसे कोई छू नहीं सकता। मैसेज डिलीट किया। जे मीनू का नंबर डायल किया। मैनेजर यान, परेशान करने के लिए माफी। क्या बात है? जान मीनू की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। मैं सीधे मुद्दे पर आया। ल्यूनान कहाँ रहती है ये जानना है। माँ बेटी की हमेशा से नहीं बनती। यांग मीनू को माँ का एड्रेस जरूर पता होगा। जे मीनू ने दिलचस्पी से पूछा, क्या हुआ? मेरी मदद करना चाहते हो?